नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें हम लोग यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के जितने भी पेपर अब तक हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हुए हों या ऑफलाइन मोड में हुए हों, उन सभी के एनालिसिस करेंगे। और इसमें यूजीसी द्वारा पूछे गए जो विभिन्न क्वेश्चन हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स बेस्ड हों, जैसे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आदि, या फिर जनगणना पे आधारित डेटा या एसआरएस बुलेटिन, इन सब पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी हम एक एनालिसिस करेंगे। और उसके साथ साथ जो डिफरेंट थियरीज दी गई हैं पॉपुलेशन स्टडी में, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और कोशिश हम लोग ये करेंगे कि एक डीप स्टडी उनकी हो इस क्लास के माध्यम से। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस, जैसे डीप स्टडी में, डीप में हम लोग जो जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को हम अगली जब क्लासेस होंगी, मतलब जो नेक्स्ट पेपर सॉल्व होंगे, उनमें हम उनको थोड़ा सा थारोली या फिर उनका केवल आंसर बता के ही आगे निकल जाया करेंगे। तो चलिए आज के हम लोग क्लास देखते हैं। तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडी 2024 के पेपर से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। और ये यूजीसी नेट का पेपर अभी हाल ही में हुआ है जून में। और जो जो न्यूज़ आ रही है अभी तक, तो यही बोला जा रहा कि शायद ये पेपर कैंसिल हो जाएगा या कैंसिल हो गया है। और अगले पेपर की जब डेट आएगी तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल L1 क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल ये है, और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जिसमें आप लोग जुड़कर बाकी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसेस पर पूछा गया था। और ये इतना हॉट टॉपिक है कि इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में या ज़्यादातर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसके सलूशन है, वो आपको इसको सलूशन दिया जाए, और इससे संबंधित जो भी आपके पास मैटर है, उस मैटर को भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे विच एमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस, मतलब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो भी गैसेस, 4 गैसेस लिखी हुई हैं, ये आप में कौन सी ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है या कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, जबकि मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो बी को जब हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे बी वाले सारे विकल्प कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग अगर देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो पृथ्वी के इन्वायरमेंट को, पृथ्वी के चारों ओर जो हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को हॉट रखने में मदद करती हैं। यहाँ पे हमारा अगर सन है, सन से हमें जो रेडिएशन प्राप्त होता है, ये रेडिएशन पृथ्वी पे आता है। पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ मात्रा में इसको इमिट करती है, और जब इसे कुछ मात्रा में इमिट करती है पृथ्वी, तो वो यहाँ पर इन्वायरमेंट में मौजूद ये गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर इत्यादि जो गैसें हैं, ये गैसें कुछ मात्रा में इनको अवशोषित कर लेती हैं और कुछ मात्रा में इन्हें इमिट कर देती हैं वायुमंडल से बाहर। तो इसी एक प्रभाव के कारण यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट गर्म बना रहता है और यहाँ पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। तो इन्हीं गैसेस की अधिकता के कारण वायुमंडल में हीट बढ़ने लगी है, जिसको हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं प्रेजेंट में। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हॉट रखने का, ये गैसेस जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारी पृथ्वी को गर्म रखती हैं या एक उसका सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जब इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, जब हीट बढ़ने लगती है, तो जो हमारे पास टर्म आता है, उसको हम
ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि पूरी धरती का टेम्परेचर जो निश्चित सीमित टेम्परेचर था हर जगह का वो बढ़ रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज और इत्यादि इत्यादि घटनाएं होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड में क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड इन पॉपुलेशन बैलेंसिंग इक्वेशन। पॉपुलेशन बैलेंसिंग इक्वेशन अगर देखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है पॉपुलेशन का, उसमें ये लिखा जाता है PT इज इक्वल टू P0 प्लस बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन। ये हमारे पास इक्वेशन होता है। और जब ये इक्वेशन होता है तो उसमें हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास क्या है, लाइव बर्थ यहाँ पर आएगी, ये बर्थ है, फिर उसके बाद यहाँ पर डेथ ऑप्शन आएगा, और ये पोर्शन हमारा नेट इमिग्रेशन नेट इमिग्रेशन कहलाता है ये। तो यहाँ पे जो हमारे नेट इमिग्रेशन है, नेट माइग्रेशन, नेट माइग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 टर्म, इनिशियल पॉपुलेशन जो हमारे पास आई रहेगी पिछले सेंसस की, या जो हमारा लास्ट सेंसस होगा P0 उसकी पॉपुलेशन है, ये बर्थ है, डेथ है, इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन, मतलब इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों टर्म आएंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, मैरिज नहीं आएगा, मैरिज का यहाँ पे पॉपुलेशन बैलेंसिंग इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं होता, तो यहाँ पे मैरिज हटाया जाएगा। जब हम ई ऑप्शन को हटाएंगे तो हमारा ये विकल्प कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टिल बर्थ अगर हम यहाँ पर हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन के कैंसिल आउट होते ही हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा इसका सोल्यूशन, पूरा जो भी इसके मतलब एक्सप्लेनेशंस हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट। अब यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग देखें तो जो हमारे पास नेट रिप्रोडक्शन रेट होती है वो क्या होती है। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट होती है कि नंबर ऑफ फीमेल्स, जो फीमेल बर्थ होती है, मतलब एक तरीके से ये समझिए कि जो हमारे पास रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है या जो बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है वो महिलाओं की होती है। तो महिलाओं में हमें जो डॉटर होती हैं, जो लड़कियां, जो गर्ल्स चाइल्ड होती हैं, उनकी संख्या के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर नेट रिप्रोडक्शन रेट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के वही बच्चियां जनसंख्या में योगदान देंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें पूछा ये गया है कि नेट रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में नेट रिप्रोडक्शन रेट के कैलकुलेशन में इनमें से हम कौन सी चीजों का इस्तेमाल, मतलब किन टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला लिखा है मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो ये मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। हम यहाँ पे उन फीमेल्स की बात करते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में है, मिड ईयर की बात नहीं करते, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, जब ए नहीं रहेगा तो यहाँ पर देखिए जहां जहां मतलब हमारे पास ए है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास देखेंगे तो एज ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टू मदर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये दूसरा विकल्प इसमें शामिल होगा। दूसरा विकल्प इसलिए शामिल होगा क्योंकि यहाँ पर ये बर्थ रेट को जो हमारी पास बर्थ रेट है, लाइव बर्थ है फीमेल चिल्ड्रेन की, उनको काउंट करने में ये मदद करेगा। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि पर्सन ईयर लिव्ड बाय वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारे पास वुमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज में कितने समय तक रहती है। कारण ये है कि 15 से 49 साल, नॉर्मली 15-16 साल से 48-49 साल तक रिप्रोडक्टिव एज होती है, और उसमें जो महिला है या जितनी महिलाओं की संख्या है उनकी संख्या भी इस नेट रिप्रोडक्शन रेट को काउंट करने में मददगार होगी।
और जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में अगर 60+ महिलाओं की संख्या बढ़ने लगे, तो हम वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि हमारी रिप्रोडक्शन रेट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 60 साल के बाद महिलाओं में रिप्रोडक्शन जो एबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम वहाँ पर इनको काउंट नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या है, पर्सन ईयर लिव्ड बाय द वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो ये यहाँ पर काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जब गर्ल चाइल्ड को यहाँ पे जन्म देंगी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही गर्ल चाइल्ड को नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है या करती है महिला के द्वारा। और जब उस केस में एक फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड का जन्म होगा, तो उसको हम नेट रिप्रोडक्शन रेट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सी विकल्प भी सही माना जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। अब उसके बाद डी क्या है? डी में यह है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ एमंग द वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो डेथ्स की यहाँ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन रेट की बात कर रहे हैं, ना कि डेथ रेट की। तो यहाँ पर जो हमारे पास विकल्प है, टोटल नंबर ऑफ डेथ एमंग वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज में जो महिलाओं की डेथ हो रही है, 16 से 49 साल में जिन महिलाओं की डेथ होती है, उनको हम यहाँ पर एनआरआर में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एनआरआर में हम नॉर्मली लाइव बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड को ही ज्यादातर मतलब काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका हट जाएगा, और डी जैसे ही मतलब यहाँ से हटेगा वैसे ही आपका आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा, ई तक जाने की आवश्यकता नहीं, और दूसरा आपका विकल्प सही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर बी एज ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड बॉर्न टू मदर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो यहाँ पर लिखा गया है इसके एक्सप्लेनेशन में, दिस इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बर्थ रेट। बर्थ रेट ध्यान में रखिएगा कि बर्थ रेट दोनों के लिए काउंट होती है, चाहे फीमेल बच्चा हो या मेल बच्चा हो, लेकिन रिप्रोडक्शन रेट में फीमेल बच्चे को ही काउंट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सन ईयर लिव्ड बाय द वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, ये तो सही है। तीसरा विकल्प क्या है, एज ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न टू द मदर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दिस हेल्प्स in calculating the number of females birth which is crucial for NRR। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ फीमेल बर्थ ये हमारे लिए मैटर करता है इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन रेट या नेट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो नेट रिप्रोडक्शन रेट की अब यहाँ पर डिफिनीशन भी लिखी गई है कि द नंबर ऑफ डॉटर्स दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन थ्रू आउट देयर lifetime if they were exposed at each age of the fertility and mortality rate on which the calculation is based। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दी गई एक एनआरआर की परिभाषा है कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डॉटर्स या नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड की बात की गई है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following are part of Evert-Lee theory of migration? Evert-Lee theory जो भी मतलब जो थियरी इन्होंने थियरी ऑफ माइग्रेशन दी थी Evert-Lee द्वारा, इसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर Evert-Lee में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया गया था, ये आंसर इसका जरूर यहाँ पे दे दिया गया है कि चारों विकल्प होंगे, इसके 4 विकल्प होंगे, लेकिन इसमें एक्चुअल में बताया जाए तो ये 5 विकल्प इसके सही हैं। क्योंकि जब इवर्ट-ली ने थियरी ऑफ माइग्रेशन दी थी, तो थियरी ऑफ माइग्रेशन में उन्होंने ये बताया था कि एक जगह से आदमी दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करता है। माइग्रेशन जैसे ज्यादातर लोग गांव से या दूसरे शहरों से इलाहाबाद या दिल्ली जाके पढ़ाई करते हैं लोग, तो या इलाहाबाद क्यों जाते हैं या दिल्ली क्यों जाते हैं, या वो अपने शहर में क्यों नहीं रह के पढ़ाई करते। तो इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर माइग्रेशन एक तरीके का होता है, लेकिन इस माइग्रेशन को ध्यान में रखिएगा कि काउंट नहीं किया जाता माइग्रेशन में। तो यहाँ पर देखिए कि एक प्लेस ए है और यहाँ पर दूसरा प्लेस बी है।
अगर ए प्लेस से बी प्लेस पर आदमी जा रहा है तो यहाँ पर उसके लिए क्या समस्याएं या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उनकी चर्चा इवर्टली थियरी ऑफ माइग्रेशन में की गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि जो आदमी माइग्रेट करता है इवर्टली के अनुसार उनको कौन से इसमें 5 विकल्पों में से किसको शामिल किया जाता है, तो पर्सनल फैक्टर को शामिल किया जाता है। यहाँ पर पर्सनल फैक्टर को इसलिए शामिल किया जाता है कि कुछ आदमी की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करता है। जैसे इलाहाबाद बच्चे किस लिए आते हैं, पढ़ने के लिए, ये उनका पर्सनल, उनको पढ़ाई करना है इसलिए वहां ये आते हैं। या उसके साथ सॉरी, दूसरा ये कारण हो सकता है कि वहां पर उसके पास आजीविका के साधन ना हो, जैसे जिस गांव में वो रह रहा उसको प्रॉपर उसके पढ़ाई लिखाई के अनुसार उसको रोजगार ना मिल पा रहा हो, और रोजगार उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तब भी वो माइग्रेट करेगा। तो इस तरीके से उसको हम कहेंगे कि उसके पर्सनल फैक्टर हैं। दूसरा का फैक्टर एसोसिएटेड विथ एरिया ऑफ ओरिजिन। तो सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एरिया फैक्टर एसोसिएटेड विथ एरिया ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होगा, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक वगैरह में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, तो वहां पे एरिया ऑफ ओरिजिन के कारण मतलब वहां पे डिस्टरबेंस इतना है कि उसके कारण आदमी माइग्रेट करता है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या है, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल। इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल में क्या है कि जो इन दोनों रास्तों के बीच में जो ऑब्स्टेकल आते हैं, तो इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल अगर बीच में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं अगर कम है तो आदमी ज्यादा माइग्रेट करता है। और यहाँ पर अगर ये इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स या जो बीच में जो बाधाएं हैं अगर उनकी संख्या बढ़ जाए तो आदमी कम माइग्रेट करता है। जैसे आदमी यूरोप से एक अगर हम थोड़ा सा एक मैप बना के अगर हम यहाँ देख लें तो अगर हम देखेंगे तो ऐसे कुछ साइज है साउथ अमेरिका महाद्वीप की, इधर पूरा यूरोप है, और यहां पर पूरा देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर कुछ ऐसे सपोज कर लेते हैं ये ऐसे है, और ये ऐसे थोड़ा सा साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ भी है एक पतले रास्ते से। यहाँ पर पूरा पूरा फैला है मैक्सिको। मैक्सिको में यहाँ पर देखेंगे तो अमेरिका सबसे ज्यादा माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन इसी बॉर्डर पे होता है। इसमें मैक्सिको से लेकर अमेरिका क्रॉस कर जाते हैं, अमेरिका क्रॉस कर गए तो उधर का लाइवलीहुड और इस तरीके का रहन सहन है, सारे रोजगार के साधन उपलब्ध है कि आदमी माइग्रेट करता ही है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम क्या कहना बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो यहाँ पर माइग्रेशन होता है वो इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल को कैसे मतलब ओवरकम करता है। तो यहाँ पर बॉर्डर आसानी से क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है पूरा पूरा, तो यहाँ यूरोप से अमेरिका कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है उसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब ऑब्स्टेकल बीच का बड़ा होगा तो माइग्रेशन कम होगा, ऑब्स्टेकल अगर छोटा होगा तो लोग उसको पार करके माइग्रेट करेंगे। फिर उसके बाद फैक्टर एसोसिएटेड विथ एरिया ऑफ डेस्टिनेशन। तो एरिया ऑफ डेस्टिनेशन में यहाँ पर देखेंगे मैक्सिको से अमेरिका क्यों लोग जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लोग वहाँ पे एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इसलिए वो सभी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे भारत में ही अभी देखेंगे पिछले 1-2 सालों में तो लाखों की संख्या में लोग प्लान करते हैं, जिनके पास थोड़ा भी पैसा आया वो भारत छोड़ के अमेरिका, यूरोप किसी न किसी देश में जाके बस जाता है। कारण कि उनको यहाँ पे सेफ्टी का इशू है, कुछ और इशू है, दुनिया भर के इशूज होते हैं, तो वो इन इशूज के साथ नहीं रहना चाहते, देश में पैसा कमाए और उसके बाद निकल जाते हैं। तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन उन चीजों पे मतलब ये हमें ध्यान देना है कि फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ एरिया ऑफ डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जहां पर हम जा रहे हैं, जहां पर हम लोग जा रहे हैं वहां पर जो डेस्टिनेशन है वहां का लाइवलीहुड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उसके कारण भी माइग्रेशन होता है। फिर क्या है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे
तो मध्यवर्ती अवसर होते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, इसको यहाँ से अगर देखा जाए तो एक तरीके से हटाया जा सकता है इस आंसर से। और नहीं तो फिर आदमी क्या करता है कि उसमें चारों विकल्प दे सकता है। यहाँ पर आप इसको बी को भी हटा सकते हैं, फैक्टर एसोसिएटेड विद एरिया ऑफ ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन अगर एरिया शांत है तो इस रिस्पेक्ट में मतलब ये कहने का कि माइग्रेशन कम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ पे आयोग द्वारा गलत दिया गया था। ठीक है, तो इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट जरूर करती है माइग्रेशन को, लेकिन माइग्रेशन को रोक नहीं पाती है। ठीक है, जैसे भारत से किसी को दूसरे देश में जाना है, भारत से यूरोप में जाना है, तो बीच में जो अफ्रीका का एरिया आता है, भारत से अगर यूरोप में अगर आ रहे हैं, बीच में जो अफ्रीका का एरिया है, अगर वो वहां पर आपको सुविधाएं मिल जाए, रोजगार अच्छा मिल जाए और सेफ्टी सिक्योरिटी जो लड़ाई झगड़े हैं ये बंद हो जाए, तो आदमी यूरोप से पहले उसको प्रेफर करने लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में स्टार लगा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था। तो इवर्टली थियरी ऑफ माइग्रेशन 1966 में आई थी और इस थियरी के माध्यम से, इस थियरी में इवर्टली ने बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से लोग पलायन करते हैं या माइग्रेट करते हैं, उनके जो कारण होते हैं उन सभी कारण उसको बताया गया था और ये सारे 5 के 5 कारण यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये इवर्टली की थियरी है माइग्रेशन की और इवर्टली थियरी में किस तरीके से चीजें बताई गई थी। इवर्टली थियरी में एक पुश एंड पुल फैक्टर होता है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम किसी चीज को पुश करते हैं तो माइग्रेशन बढ़ जाता है, या दूसरी तरफ डेस्टिनेशन की तरफ बैठा हुआ आदमी किसी चीज को पुल भी करता है, अगर खींचता है अपनी ओर, तब भी माइग्रेशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए इवर्टली ने अपनी थियरी को पुश एंड पुल थियरी ही बोला था और इन्होंने इसके बारे में बताया था फैक्टर एसोसिएटेड विद एरिया ऑफ ओरिजिन। ये पुश फैक्टर होता है, जैसे भी बताया गया कि आपको इराक ईरान में लड़ाई हो रही है, सीरिया में या अफगानिस्तान में, तो वहां से लोग प्लान करते हैं, वो पुश फैक्टर होता है। और यहाँ पर पुल फैक्टर क्या होता है कि डेस्टिनेशन पे या यूरोप वगैरह में देखेंगे माइग्रेट इसीलिए लोग करते हैं कि वहाँ पे लाइवलीहुड या लोगों का रहन सहन थोड़ा सा ठीक है, तो उसकी ओर आदमी अपने से पुल होता है। इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल और फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, ये इन चीजों की चर्चा हो चुकी है और इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी की भी चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट आर कंसीडर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने में किन किन फैक्टर्स का रोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लास की स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि क्लास इसके माध्यम से बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारे पास GDI है, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। तो GDI का फार्मूला जो होता है मेल HDI अपॉन फीमेल HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो उन दोनों का रेशियो ले लिया जाए मेल और फीमेल का, तो वो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है। और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ पर हम लोग वोमेन ऑटोनॉमी की बात नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो आपका मतलब कैलकुलेशन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छोड़ दी जाती है जिसमें वोमेन ऑटोनॉमी की बात की जाती है। वोमेन ऑटोनॉमी यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाती, इसलिए एक को हम हटाएंगे तो हमारे पास ये 2 विकल्प कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको कंसीडर किया जाता है, मेल एंड फीमेल इनकम को कंसीडर किया जाता है, और मेल एंड फीमेल लैंड होल्डिंग पैटर्न, ध्यान में रखिएगा कि मेल एंड फीमेल लैंड होल्डिंग जो पैटर्न है इसको भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि मेल एंड फीमेल एडल्ट लिटरेसी को यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, BC और E, BC और E इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेंगे तो BC और E है।
अब यहाँ पे जो चीजें जीडीआई में इंक्लूड होती हैं उनकी चर्चा की गई है। वोमेन्स ऑटोनॉमी और लैंड होल्डिंग पैटर्न आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीआई। इसकी मतलब यहाँ पे ये पॉइंट महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट को यहाँ पर विशेष ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज आर कवर्ड अंडर 2011 सेंसस। अब इसमें ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग विकलांगता का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें किस डिसऑर्डर को या किस हैंडीकैप एबिलिटी को, या यहाँ पर जो हमारे पास 2011 की सेंसस हुई थी उसमें किस डिसेबिलिटी को कंसीडर नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट को कंसीडर किया जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट को कंसीडर किया जाता है, मेंटल रिटार्डेशन को भी कंसीडर किया जाता है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कंसीडर नहीं किया जाता। ध्यान में रखिएगा, श्वास से संबंधित आपको कोई बीमारी है, अस्थमा और इस टाइप की चीजें, तो वो आपको मतलब डिसेबिलिटी में वो कंसीडर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको अस्थमा की बीमारी हो, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो हर आदमी अस्थमा का पेशेंट हो जाएगा, मतलब इसका ये नहीं कि हर आदमी विकलांग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी ऑप्शन के कैंसिल आउट होते ही आपका विकल्प सी या तीसरा विकल्प आपका आंसर के रूप में आ जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीमेल कंट्रासेप्टिव। फीमेल कंट्रासेप्टिव देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के कंट्रासेप्टिव को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाती है। तो उसमें उन योजनाओं में जो शामिल कुछ चीजें होती हैं उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा फीमेल कंट्रासेप्टिव नहीं है। तो आईयूडी होता है, फोम होता है, पिल्स मतलब जो टैबलेट्स होती हैं वो होता है, वैसेक्टोमी नसबंदी जिसको कहा जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। इसलिए और यहाँ पर पूछा गया है फीमेल कंट्रासेप्टिव, फीमेल कंट्रासेप्टिव पूछा गया है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि ये दोनों के लिए होता है, और डी ऑप्शन जैसे ही हटेगा आपका विकल्प 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीमेल कंट्रासेप्टिव। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग indicators are considered under empowerment of reproductive age women in NFHS 5 डेटा। तो यहाँ पर NFHS 5 डेटा जो हमारे पास आया हुआ है, इसमें हमें कौन से मतलब महिलाओं के लिए कौन सी चीजें ऐसी लाई गई या किन चीजों का कंसिडरेशन हुआ जिससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा। तो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने यही काम किया था जो यहाँ पर लिखा गया है कि वुमेन इन पेड एम्प्लॉयमेंट। जैसे जब महिला रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है तो उसको 26 वीक की या फिर कुछ इस तरीके से अब छुट्टी का प्रावधान कर दिया गया विद पेड लीव, मतलब उसको वो छुट्टी पे रहेगी, या चाइल्ड केयर लीव, इस तरीके से छुट्टी का प्रावधान किया गया कि जब वो महिला छुट्टी पे रहेगी तब भी उसको पेमेंट दिया जाएगा। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वोमेन, दूसरा है वोमेन हु कैन ट्रेवल एलोन। इससे वोमेन एम्पावरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर जैसे ही यहाँ पर कटेगा ये दो विकल्प कैंसिल आउट हो जाएंगे। वोमेन कैन ट्रेवल एलोन से यहाँ पर वोमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं होती, क्योंकि महिलाएं अकेले गांव में देखेंगे तो महिलाएं अकेले मार्केट चली जा रही हैं, शहर में मार्केट चली जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्पावर्ड हो गई। फिर उसके बाद उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग नियम कानून बनाती है। अगला इसमें है कि वोमेन हैविंग ओन हाउस एंड लैंड। तो ये वोमेन एम्पावरमेंट में तीसरा जो विकल्प है ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोमेन के पास अगर उसका खुद का घर या खुद के जमीन है तो यहाँ पर
उसको एम्पावर्ड माना जाएगा और इसको एम्पावरमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा। और फिर उसके बाद डी विकल्प है वुमेन हु कैन गो टू मार्केट एलोन। तो अब बी और डी में लगभग सिमिलर है, तो ये डी भी कट जाएगा और डी जैसे कटेगा आपका फोर्थ विकल्प आंसर हो जाएगा, अगले विकल्प तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर सी और ई देखेंगे तो यहाँ पर वो लगभग सिमिलर है। यहाँ पर हाउस और लैंड की बात की गई है, यहाँ मोबाइल फोन की बात की गई है। बी और डी एकदम सिमिलर है और यहाँ पर देखेंगे तो वुमेन ट्रेवल अलोन की बात कर रहा है, मार्केट अलोन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर 4 ए सी ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब ये ध्यान में रखिएगा कि वैक्सीन की बात कर रहा है, वैक्सीन। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे तो पोलियो, ऑब्वियस सी बात है कि पोलियो का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही, और डीपीटी का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और फिर उसके बाद मीजल्स। मीजल्स एक बड़ी बीमारी थी एक समय भारत में, जिसको खसरा बोला जाता है हिंदी में, और ड्रॉपलेट्स, जो एक आदमी खांस रहा तो दूसरे के लिए इन्फेक्शन का जो कारण होता था वो ड्रॉपलेट्स होती थी। तो मीजल्स हालांकि अभी कंट्रोल्ड है, लेकिन इसको मतलब अभी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं भारत में। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि और विटामिन ए के लिए कोई वैक्सीन इत्यादि नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पर डी विकल्प को हम हटा देंगे और डी विकल्प को जैसे हटाएंगे हमारा ए आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आसानी से आंसर आता है। ठीक है, तो अगला यहाँ पर देखेंगे, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डर टू नेवर। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सपोज करिए कि इसमें से आपको जो विकल्प है उसमें से एक दो पता है या नहीं पता है। अगर इस तरीके की मान लीजिए चीजें हैं तो अगर एक दो भी पता है तभी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ गेस कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला है कि रजिस्ट्रेशन, किस चीज का, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। तो ऑब्वियस, और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जितने विकल्प लिखे गए हैं इनका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप गेस कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ये 1969 में आया था और ये काफी पुराना है। वैसे भी आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं मतलब यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज में, तो आपको एसआरएस बुलेटिन एक आता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वो इसी पर बेस्ड होता है, रजिस्ट्रेशन बेस्ड होता है। मतलब उसमें कुछ सैंपलिंग करते हैं, कुछ इस तरीके का डेटा लेते हैं। तो एसआरएस रिपोर्ट काफी जो है मतलब पहले से आना शुरू हो गई थी भारत में। ठीक है, और उसको अभी एक क्वेश्चन है आगे, उसके भी चर्चा करेंगे इसमें। और फिर उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास विकल्प है PCPNDT, इसका जो फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। प्री कंसेप्शन एंड प्री कंडीशन डायग्नोस्टिक टेक्निक जो होती है ये 1994 में आया था। और फिर उसके बाद एमपीटी जो हमारे पास है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ध्यान में रखिएगा 1971 में आया था। और ये ध्यान में रखिएगा कि इसको थोड़ा सा लिंकअप करिए, तो उस समय 1972 में जब एक यूरोप में सम्मेलन हुआ था, जिसमें उस समय के भारत के प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी जब गई थी वहां पर, तो वहां पर गरीबी हटाओ और इस तरीके की बहुत सारी चीजें, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उनके एम्पावरमेंट की बात की गई थी। उसी समय ये भी वहां पे बोला गया था कि विश्व की जनसंख्या को कंट्रोल करना है। तो इंदिरा गांधी के समय में भी एक उस समय मतलब 80 के दशक में अगर देखेंगे
तो वहां पर 70-80 के दशक में देखेंगे तो वहां पर नसबंदी कार्यक्रम भी गवर्नमेंट लेकर आई थी। नसबंदी करवाने पे आदमी को कुछ पैसे भी दिए जाते थे, मोटिवेट किया जाता था इस तरीके से कि वो मतलब नसबंदी कराने के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए वहां पर वो आगे आए और जनसंख्या देश की कंट्रोल रहे। तो ये उस समय चर्चा में आया था और उस समय भारत की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या को कम करने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए, प्रेगनेंसी को मतलब एबोर्ट करा दिया जाए, बच्चे का एबॉर्शन करा दिया जाए। तो वो उस टाइम एक चर्चा का विषय था, इसलिए उस समय ये एक्ट लाया गया था, भारत में ये एक्ट बनाया गया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है महिला के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ डॉक्टरों की हेल्प के माध्यम से, डॉक्टरों की सलाह के माध्यम से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना। तो ये 1971 में आया था। फिर इसके बाद यहाँ पर COTPA एक्ट, ये क्या है? सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन एक्ट, ये यहाँ पर था। और ये एक्ट जो आया था ये 2003 में आया था। और फिर उसके बाद ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये 2010 में आया था। तो इस तरीके से इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ACBDE यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें ज्यादातर चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और इन चीजों में थोड़ा सा आपको इंटरेस्टेड जरूर होना चाहिए। खास तौर पर ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ये जो एक्ट है ये भी कुछ रिवाइव हुआ था, कुछ दिन पहले चर्चा में भी था ये कि इसमें कुछ गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हुए थे, जिसमें 24 वीक की आई थिंक हम मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, हम भी हैं थोड़ा सा कि मतलब यहाँ पे शायद 24 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उसको टर्मिनेट करा सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें गवर्नमेंट ने प्रावधान किया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू TFR ऑफ 2019 एज रिकॉर्डेड इन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। तो इसमें आप लोग ध्यान में ये रखिएगा कि इसको भी आसानी से हल किया जा सकता है, और आसानी से इसलिए हल किया जा सकता है कि TFR की बात की जा रही है, आप नहीं पढ़े हैं डेटा तब भी आप हल कर सकते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे तो जो हमारे पास TFR हाईएस्ट टू लोवेस्ट की बात कर रहा है, तो लोवेस्ट आप 5 जो देश लिखे गए हैं, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें सबसे कम आपको कहाँ का TFR लगेगा टोटल फर्टिलिटी रेट, तो साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका मतलब लास्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट टू लोवेस्ट पूछा गया है, तो एक ही ऐसा स्थान है जहां पर ए लास्ट में। ठीक है, और कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि चाइना क्यों नहीं हो सकता? चाइना की अगर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता तो आज विश्व में नंबर 1 नहीं होता पॉपुलेशन के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पर ये विकल्प 3 हो जाएगा। और देखेंगे तो अफगानिस्तान में जो डेटा यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा TFR अफगानिस्तान का है, फिर पाकिस्तान का, फिर इंडिया का, फिर चाइना का, फिर साउथ कोरिया का। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब इसके बाद अगला है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011। तो 2011 की सेंसस में हमें सेक्स रेशियो देखना है। तो सेक्स रेशियो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे जो भारत में सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो था वो केरला का था, 1084। मतलब यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। मतलब यहाँ पर मेल्स की संख्या कम है और फीमेल्स की संख्या अधिक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जब हमारे पास केरल पहले स्थान पर आ गया तो एक विकल्प यहाँ पर कट जाएगा। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी पे अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए उनके यहाँ जो जेंडर रेशियो है या सेक्स रेशियो है पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर बताई गई थी। तो उसमें दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है
और तमिलनाडु में ये 1000 पुरुषों पे 996 महिलाएं थी। तो ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी आएगा तो ये भी विकल्प आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तीसरे स्थान पर गोवा का नंबर आता है। तो गोवा का नंबर आता है तो गोवा यहाँ पर गोवा में जो सेक्स रेशियो है 973 है और हिमाचल का 972 है, सॉरी 972 और 972 है। तो अब यहाँ पर आपको विकल्प इसमें मिल जाएगा कि ए बी के बाद डी आएगा और ए बी के बाद यहाँ पर देखेंगे, हाँ ए बी के बाद, अच्छा नहीं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। उड़ीसा में 979 था, ये 979 उड़ीसा में। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी के बाद सी आएगा तब डी आएगा और ये आएगा, ठीक है। उड़ीसा का भी छूट गया था बीच में, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हुआ। तो ए बी के बाद सी आएगा और फिर उसके बाद डी आएगा और ई आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ ये कि 979 यहाँ पर उड़ीसा की है, 1084 केरला की है और भारत में जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो साउथ इंडियन स्टेट्स में मतलब कम है और जेंडर इक्वलिटी कह सकते हैं कि वहाँ पर अधिक है, इसलिए महिलाओं की संख्या भी अधिक है, ठीक है। वहाँ पर मेल फीमेल में भी विभेद इतना नहीं होता इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन एज पर सेंसस 2011। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जो अर्बनाइजेशन है, ये ध्यान में रखिएगा, अर्बनाइजेशन पूछ रहा, अर्बन पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा। तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन अगर देखेंगे तो गोवा में है, यहाँ पे लगभग 62% के आसपास है, ठीक है। और फिर उसके बाद तमिलनाडु में है, फिर महाराष्ट्र में है। ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले गोवा में, गोवा का मतलब हो गया ए, फिर उसके बाद तमिलनाडु डी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में ए डी के बाद यहां पर सी आएगा, नहीं सॉरी ए डी के बाद हाँ बी आएगा, केरला है उसके बाद, ठीक है, केरला है। फिर उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र जब भी हमारे पास मतलब कहा जाता है महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां ज्यादा हैं क्या है, तो उसका एरिया भी काफी बड़ा है। एरिया बड़ा होने के कारण उसका परसेंटेज कम हो जाता है। अगर एरिया छोटा होता, केवल मुंबई और उसके आसपास का एरिया ही महाराष्ट्र में होता, बाकी विदर्भ और ये सब एरिया उसमें नहीं होते, तो उस केस में वहां पर अर्बनाइजेशन का परसेंटेज भी मैक्सिमम होता। लेकिन चूंकि विदर्भ वगैरह के एरिया में, जैसे भारत में पूर्वांचल का एरिया भी अंडर डेवलप्ड है, वैसे महाराष्ट्र में विदर्भ का एरिया कम बारिश के कारण वहां पर फैक्ट्रियां कम है, मतलब अर्बनाइजेशन कम है, इसलिए वहां का परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाता है एरिया बड़ा होने के कारण, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर गोवा है पहले स्थान पे, फिर दूसरे स्थान पे देखेंगे तो तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर देखेंगे यहाँ पर तो केरला है, ठीक है। केरला में 47% का अर्बनाइजेशन है और जबकि महाराष्ट्र में 45% का है, तो ये चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो ये विकल्प आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फीमेल लिटरेसी एज पर सेंसस 2011। अब सबसे पहले फिर से वही बातें कि फीमेल लिटरेसी या मेल लिटरेसी की जब भी बात होती है तो उसमें किस स्टेट ने अच्छा काम किया हुआ है, तो मतलब जब भी ये डेटा आप 2011 सेंसस का पढ़ें तो उसमें टॉप 5 को जरूर पढ़ें। टॉप 5 को पढ़ने का इसलिए मैं कारण भी बता रहा हूँ कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको 2-3 विकल्प एग्जैक्टली पता होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर केरल एक विकल्प में होता तो यहाँ पर केरल या मिजोरम इस तरीके से विकल्प में अगर होते तो आपको ये पता चल जाता कि पहले या दूसरे स्थान पर मेल फीमेल लिटरेसी या ओवरऑल लिटरेसी में केरल का ही स्थान आता है, फिर उसके बाद मिजोरम का है।
तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास मतलब लिटरेसी के डेटा आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखे गए हैं, जो मतलब हमारे पास डेटा लिखा गया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है वो हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में 76% के आसपास लिटरेसी है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे गुजरात में 70%, कर्नाटक में 68%, असम में 66% और आंध्र प्रदेश में 59%। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा DCE-BA। ध्यान में रखिएगा 2011 सेंसस से हर साल यूजीसी में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए सेंसस 2011 को अच्छे से पढ़ें जब तक अगली सेंसस नहीं हो जाती। हालांकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि 2024 के लास्ट या 2025 में ये सेंसस फिर से कराई जाएगी, जो 2021 में होनी थी और कोरोना के कारण उसको रोका गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द स्टार्टिंग of following data sources providing nutrition related data in chronological order from older to newer। अब इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में अगर एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करें तो आसानी से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। कैसे? पोषण अभियान जो भी है, ये पोषण अभियान आपका काफी यहाँ पे बाद में आया था। पोषण अभियान यहाँ पर काफी बाद में आया था। ये 2015-16 मतलब एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे कहें तो पोषण अभियान 2018 में आया था। और मिड डे मील योजना जो हमारे पास देश में शुरू हुई थी, ये 1995 में शुरू हुई थी। नेशनल जो मिड डे मील योजना है ये 95 में और ये 2018 में। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो शुरू हुआ था देश में वो 92-93 में शुरू हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पर देख लीजिए कि पोषण अभियान सबसे लास्ट में आया था। पोषण अभियान अगर आपको देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए थे। आप लोगों को अगर कुछ याद हो तो इसका बहुत उस समय चर्चा में रहा था कि देश में चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग या महिलाओं की जो स्वास्थ्य है, जो महिलाओं का स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है और खासतौर पर रूरल एरिया में। तो उसके लिए मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट ने पोषण अभियान लाया और उस पोषण अभियान के तहत गवर्नमेंट कुछ महिलाओं को जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद और उसके बाद कुछ गांव में अभी भी खाने पीने का सामान कुछ महिलाओं को दिया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो हमको केवल यहाँ पे अपने मतलब आंसर से फिलहाल अभी के लिए मतलब है, तो यहाँ पर पोषण अभियान जो आया था वो सबसे लास्ट में आया था, इसलिए ये सबसे लास्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओल्डर टू न्यूअर की बात किया गया है, मतलब सबसे लास्ट में डी विकल्प आएगा। डी विकल्प एक ही जगह सबसे लास्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ICDS, ये 1975 में आई थी। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, इसकी जो चर्चा हुई थी वो 1972 में। अच्छा, मतलब ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। और यहाँ पर विकल्प में अच्छा एक चीज यहाँ पर हाँ ध्यान दीजिएगा, CDE और CDE दोनों में कॉमन है, BA होगा या AB होगा। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट अब किस तरीके से मतलब विकल्प आंसर को मानती है, मतलब आयोग जो हमारा UGC है वो किस तरीके का आंसर मानता है। यहाँ पर ये इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, लेकिन इसको मतलब फिर से जो है ICD मतलब इसमें 1975 में इसको मिला दिया गया था। तो इसलिए हम यहाँ पे विकल्प ए को पहले मान रहे हैं क्योंकि ए पहले शुरू हुआ था। और जबकि कुछ यहाँ पे अभी जैसे हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था तो उसमें एक लोग कह रहे थे कि नहीं, इसको एग्जैक्टली 1975 से शुरू मानना चाहिए, तो बी और ए बराबर हो जाएंगे। तो फिर बी को चाहे पहले रखो या ए को पहले रखो, लेकिन एरिया जो यहाँ पे स्टार्टिंग की बात मतलब वो बात किया है
यहाँ पे अरेंज द स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग की बात किया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर विकल्प हमारे पास ए के बाद बी आएगा। क्यों? क्योंकि ए जो इंटीग्रेटेड ये सॉरी नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि 1972 के आसपास की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, 1970 मतलब 70-80 के दशक की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर इंदिरा गांधी का कोई ये मतलब नहीं था कि हम देश की जनता को परेशान करें या फिर कुछ इस तरीके की चीजें करें। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना दबाव था कि आपके देश में गरीबी इतनी ज्यादा है, फिर उसके बाद भारत 2-3 युद्ध भी लड़ चुका था। 1971 में ही, मतलब 71-72 में ही बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा था भारत को। तो इस तरीके से वहां पर बहुत सारी समस्याएं थी, देश में आर्थिक तंगी के हालात ज्यादा थे उस समय। मतलब कई देशों के आर्थिक प्रतिबंध भी थे, अमेरिका नाराज था और बाकी अन्य सारी चीजें थी। वो इतिहास का विषय है, तो इतिहास जब कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों की चर्चा कीजिएगा और एक दूसरे को कोरिलेट करिएगा कि इन चीजों की स्थापना अगर देश में उसी समय, ज्यादातर देखेंगे जितने भी इन्वायरमेंटल एक्ट हैं, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वो भी 1900 मतलब 70-71 से लेके 84-85 मतलब 70 और 80 के दशक में ही ज्यादातर इम्प्लीमेंट किए गए देश में। जो लाइवलीहुड ऑन अर्थ या वाटर या फिर जो फॉरेस्ट, मतलब जहां पे भी जीवन है उसके संरक्षण की बात जो की गई, वो 70-80 के दशक में ही की गई। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये उस समय की गवर्नमेंट की, मतलब एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव है जो इस तरीके का काम हुआ। नहीं तो प्रेजेंट में गवर्नमेंट में देखेंगे तो प्रेजेंट में गवर्नमेंट में मतलब जो चीजें हैं वो नई योजनाओं पे कम और विशेषकर पुरानी योजनाओं पे, ज्यादातर पुरानी योजनाओं पे ही फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग मैरिटल स्टेटस आर अवेलेबल फ्रॉम इंडियन सेंसस 2011। मतलब भारत की जो 2011 की सेंसस हुई थी उसमें कौन सा मैरिटल स्टेटस इसमें अवेलेबल था। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो वहां पर डेटा अवेलेबल होता है, जो विकल्प देना होता है, जब एक मतलब जो सेंसस वाले लोग आते हैं घर पे तो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, मैरिड है या नहीं मैरिड है, या सिंगल है, विडो है। विडो का मतलब आपका पति या फिर मतलब वाइस वर्सा बीवी, दोनों में एक नहीं है। या सेपरेटेड है। सेपरेटेड का मतलब क्या हो गया कि सेपरेटेड या डाइवोर्स्ड, मतलब ये होता है कि मतलब जब आप मियाँ बीवी में नहीं बन रही, अलग रह रहे हैं, तो ये चीजें इसमें थी। लेकिन रीमैरिड और लिविंग रिलेशनशिप ये दोनों ऑप्शन में नहीं था और ना ही आज भी नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप का भी कंसेप्ट, मतलब जो भी सेंसस 2011 का हो या अभी जितने भी डेटा हो अभी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसमें लिविंग रिलेशनशिप का कोई रिलेशन, मतलब कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। इसलिए ई विकल्प नहीं रहेगा और बी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ए सी डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इतने ऑप्शन उसमें दिए गए थे। नेवर मैरिड मतलब सिंगल, करेंटली मैरिड, विडो, डाइवोर्स, सेपरेटेड, ये 5 ऑप्शन आपके पास दिए जाते थे। रीमैरिड और लिविंग रिलेशनशिप का कोई कंसेप्ट वहां पर नहीं था। अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग द सेंसस ऑफ इंडिया इनुमरेट्स माइग्रेंट। माइग्रेशन मतलब भारत में किस तरीके का होता है, तो उसमें सेंसस में किसको किसको शामिल किया जाता है, मतलब किस टाइप का माइग्रेशन सेंसस में शामिल किया जाता है। तो इसमें देखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आप किसी स्थान पे जन्म आपका हुआ, जैसे आप लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कोई आदमी इलाहाबाद दिल्ली में आकर रह के पढ़ाई करता है, तो प्लेस ऑफ बर्थ तो आपका कहीं और है, लेकिन आप रह रहे हो यहाँ पे लंबे समय से, या यहीं पे आप बस गए हो, घर बनवा लिए हो इलाहाबाद में या दिल्ली में, गुड़गांव में, कहीं भी, तो उस केस में आपके पास उसको जो माइग्रेंट कंसीडर किया जाएगा वो प्लेस ऑफ बर्थ का कंसीडर किया जाएगा कि आपने अपना बर्थ प्लेस छोड़कर माइग्रेट किया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा है इसमें कि प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क माइग्रेशन
का नहीं होता, क्योंकि आदमी एक मतलब परमानेंटली काम के कारण नहीं सेटल हो जाता। हाँ, बहुत सारे लोग सेटल भी हो जाते हैं, जैसे कहीं पे गए, परमानेंट नौकरी है और वहीं पे घर बनवा लिए, वहीं रहने लगे। लेकिन कुछ लोग, मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं, जाते हैं 2-4 महीने 5 महीने कमाते हैं, काम करते हैं, फिर उसके बाद अपने जो पेरेंट उनका गाँव होता है या डिस्ट्रिक्ट होता है या स्थान होता है, वो वहाँ पे वापस लौट जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी को, मतलब बी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो बी को यहाँ पर हम हटा देते हैं। और फिर उसके बाद प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ ओरिजिन में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि मतलब आप ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप, एक फॉर एग्जांपल, कि आप का जन्म इलाहाबाद में हुआ, लेकिन आपके माता पिता किसी और डिस्ट्रिक्ट से थे, तो आपका ओरिजिन, जो आपके माता पिता जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का हुआ, आपके दादा दादी नाना नानी जहाँ से बिलोंग करते हो, आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हुआ, लेकिन आपका प्लेस ऑफ बर्थ इलाहाबाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ ओरिजिन को भी कंसीडर नहीं किया जाता, तो सी विकल्प भी यहाँ पे हट जाएगा। और प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि लास्ट में आप कहाँ रहे हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को भी कंसीडर किया जाता है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका विकल्प हो जाएगा ए, डी और ई। ठीक है, तो सेंसस में माइग्रेशन को इस तरीके से परिभाषित किया गया था। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एक डेटा और यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो रूरल टू रूरल होता है, और इसमें माइग्रेशन में सबसे ज्यादा मैरिज कारण होती है भारत में, और सबसे अधिक माइग्रेट महिलाएं करती हैं, फीमेल्स। ठीक है, कैसे? सबसे ज्यादा जो शादियां होती हैं, भारत की आज भी जनसंख्या लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है, शादियां शहरों की तुलना में गांव में ज्यादा होंगी, क्योंकि 70% पॉपुलेशन वहां पे है। और मैरिज में क्या है कि ज्यादातर केस में केवल भारत का एक ही स्टेट ऐसा है जहां पर आदमी की विदाई होती है, आदमी को मतलब लड़की के साथ विदा कर दिया जाता है, मेघालय। और उसमें भी जनजातियां, जो गारो खासी जयंतिया की जनजातियां हैं, उन्हीं में ये प्रचलन है, बाकी अन्य जगहों पे नहीं। तो ज्यादातर केसेस में पूरे भारत में एक ही ऐसा स्थान है, मेघालय, जहां पे मतलब मेल का माइग्रेशन होता है फीमेल के साथ, और बाकी पूरे देश में मैरिज के बाद महिला अपना घर छोड़ के पुरुष के घर जाती है, मतलब फीमेल का माइग्रेशन होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा जो कहता है वो रूरल टू रूरल, ज्यादातर शादियां गांव से गांव में ही होती हैं, शहर से गांव में या गांव से शहर में कम शादियां होती हैं। तो रूरल टू रूरल सबसे अधिक माइग्रेशन, और माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण मैरिज, और उसमें भी फीमेल्स का माइग्रेशन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड की बात किया गया है, तो पॉपुलेशन पिरामिड, अगला जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड जब बनता है तो उसमें किसकी किसकी चर्चाएं होती हैं, एज और सेक्स को यहाँ पर लिया जाता है। एज और सेक्स को यहाँ पर जब कंसीडर किया जाता है तो एज और सेक्स को ही चार्ट पर दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको चार्ट दिखाते हैं, अगर जिसने ना देखा हो तो उस तरीके से पहले चार्ट देखे। यहाँ पर क्या है, ये एज ग्रुप है, ये आपका जो नीचे थोड़ा सा कट रहा होगा शायद, एडजस्ट कीजिएगा। और पीडीएफ में नहीं कटेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो 11 क्लासेस का है उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर देखेंगे एज ग्रुप है, और फिर वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपका देखेंगे तो यहाँ पर सेक्स को डिफाइन किया गया है, मेल और फीमेल को। और उसके बाद ये जो बनाया गया है यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, ये हॉरिजेंटल बार्स हैं, ना कि हिस्टोग्राम। बार्स मतलब हिस्टोग्राम एक दूसरे में आपस में टच होते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअस केस को रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर केस में, लेकिन ये बार्स हैं, मतलब एक अलग अलग जो ये डिब्बा है ग्रीन और ब्लू का, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन में यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया गया है। ठीक है, 60 से 64, तो यहाँ पे 55 से 59 है, 59-60 एक कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनके बीच में गैपिंग आएगी।
ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं आंसर पे। आंसर पे देखें क्या है, इट इज हॉरिजेंटल बार्स, तो ये सही है। सॉरी, एज इज डिपिक्टेड ऑन वर्टिकल एक्सिस, ध्यान में रखिएगा, एज इज डिपिक्टेड, एज कहां पे, वर्टिकल एक्सिस पे। सेक्स इज डिपिक्टेड ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, ध्यान में रखिएगा, इधर एज थी और इधर एक्स एक्सिस पे आपको सेक्स उसमें डिफाइन किया गया था, मेल और फीमेल। और इसके बाद यहाँ पर इट इज वर्टिकल हिस्टोग्राम, वर्टिकल हिस्टोग्राम नहीं है, वर्टिकल कहाँ है इसमें, उसमें हॉरिजेंटल बार्स हैं। एज इज डिपिक्टेड ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, ये भी गलत। यहाँ पर देखिए सी और डी में एक ही विकल्प सही होगा ना, एज इज डिपिक्टेड ऑन वर्टिकल एक्सिस, एज इज डिपिक्टेड ऑन इन द हॉरिजेंटल एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस पे ही एज को डिफाइन किया गया है, एज को लिया जाता है, इसलिए यह तीन विकल्प सही होंगे, बाकी ये दो गलत होंगे। तो ए, सी और ई इसका आंसर होगा। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है। बाकी अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे दो लिस्ट दी गई है और इन दो लिस्ट में आपको एक दूसरे का मिलान करना है। तो सबसे पहले एक दो विकल्प अगर आपको पता है तो आपको आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ 65 प्लस जो आदमी हैं जिनकी एज 65 प्लस है, और अपॉन पॉपुलेशन 0 to 14 into 100, ये इंडेक्स ऑफ एजिंग होता है। ठीक है, कि मतलब 65 साल के प्लस लोगों की संख्या इज टू 0 से 14 साल के जो 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी संख्या के जो बीच का रेशियो होता है वो इंडेक्स ऑफ एजिंग को डिफाइन करता है। ठीक है, कि हमारी पॉपुलेशन किस एज में या किस मतलब कितनी एज्ड हो चुकी है। जैसे जापान वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन 0 से 14 साल जो 14 ईयर्स है ये कम है, 65 प्लस के लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो इसलिए जापान को, साउथ कोरिया को, इस तरीके के लोगों को, मतलब देश को वृद्ध लोगों का देश कहा जा रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा 65 प्लस अपॉन 15 से 65 साल की जो जनसंख्या है, 15 to 65 ईयर्स, ये यहाँ पर क्या बताएगा आपको कि यहाँ पर ये डिपेंडेंसी रेशियो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एज ग्रुप के लोग होते हैं ये काम करते हैं, और बाकी जो 65 साल के ऊपर के लोग होते हैं ये यहाँ पर मतलब वो काम करने की स्थिति में नहीं होते, तो वो वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो। फिर सेम चीज यहाँ पे यही है, थोड़े से अंतर के साथ, यहाँ 65 प्लस थे, यहाँ पे 0 to 14 ईयर्स वाले थे, ये चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो हो जाएगा। और फिर 65 प्लस की जनसंख्या अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एज्ड पॉपुलेशन। तो इस तरीके से अगर आंसर देखेंगे तो हमारा ये पहला ही आंसर सही होगा। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दो लिस्ट दी गई हैं, दो लिस्ट को आपको मतलब इसको हल करना है, और इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आपको याद रखने की मतलब जो आपको मेन थियरी याद रखनी चाहिए वो थियरी है थियरी ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। इसको लोटका जो ये स्टैटिस्टिशियन थे इन्होंने दिया ही था। फिर इसके बाद जो पीएफ रेशियो मेथड है ये ब्रास ने दिया था, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसमें विकल्प देख लीजिए कि ए में 3, सॉरी सी में 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दो विकल्प कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर डी में 2 अगर देखेंगे तो ये आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन आगे यहाँ पर दिया गया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फिर से दो लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट को मैच कराना है। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये हम देख रहे हैं कि ये कई सालों में, पिछले 10 साल का अगर पेपर देखेंगे तो 4-5 बार ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, मतलब इसमें सीक्वेंस तक नहीं चेंज किए हैं लोग। अब
आलस्यता कहिए या कुछ भी कहिए। तो सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को आता है। तो डी में एक आंसर अगर हुआ तो यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह, दो विकल्प कैंसिल आउट। फिर इसके बाद देखेंगे तो वर्ल्ड एड्स डे जो होता है, एड्स जो भी मतलब बीमारी है, इसका जो डे मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सी में 4 जैसे हुआ आपका विकल्प सी आंसर सही हो गया। ठीक है। बाकी यहाँ पे वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, हेल्थ डे 7 अप्रैल को, और एड्स डे 1 दिसंबर को, और पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखेंगे तो रैंक साइज जो रूल होता है ये सिटी की प्राइमेसी को डिफाइन करता है। रैंक साइज रूल के माध्यम से हम मेजरिंग सिटी प्राइमेसी का एक क्वेश्चन आगे है, उसमें हम आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, सिटी प्राइमेसी क्या होती है उसकी चर्चा भी करेंगे वहां पर। और यहाँ पर फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारा कंपैक्शन इंडेक्स है, ये शेप ऑफ सेटलमेंट को बताता है। तो क्वालिफाइंग द शेप ऑफ सेटलमेंट की चर्चा जो होती है वो कंपैक्शन इंडेक्स में की जाती है। तो यहाँ पर ए में देखेंगे तो ए में जो चौथा विकल्प है ये सही हो जाएगा, बी में तीसरा। ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि कंपैक्शन इंडेक्स, क्वालिफाइंग द शेप ऑफ सेटलमेंट, रैंक साइज रूल। ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा जो मतलब लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं इनको हम थोड़ा जल्दी कराएंगे क्योंकि यहाँ पे केवल आंसर बताने हैं, बाकी इसके एक्सप्लेनेशन अलग अलग क्वेश्चंस में, जैसे पीछे भी पीएफ रेशियो की बात आई थी, फिर उसके बाद कंपैक्शन इंडेक्स की, प्राइमेसी की, ये सारे क्वेश्चंस आगे मतलब डिफाइन किए गए हैं। अब एक ही क्वेश्चन को एक जगह पूरी तरह से इलेबोरेट करना मतलब मुश्किल होगा थोड़ा सा, कारण ये है कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं सिटी प्राइमेसी और इत्यादि जो चीजें हैं ये आगे क्वेश्चंस में आई हुई हैं। जब हम आगे क्वेश्चंस 2022 के, 2021 के, 2023 के साल में करवाएंगे या उसके पीछे 2010-11 तक जब हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत डिटेल वे में पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा वहां पर डिटेल तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है। फंक्शनल इंडेक्स रैंक साइज रूल देखेंगे तो मेजरिंग सिटी प्राइमेसी, फंक्शनल इंडेक्स जो होता है मेजरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सिटी फंक्शन, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट की बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चंस देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आप लोग यही देख लीजिए कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर हमारे पास मोर देन 2 मीन्स की जहाँ पर चर्चा होती है वहाँ पर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मीन ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज करते हैं। फिर इसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है कि एसोसिएशन बिटवीन सेट ऑफ वेरिएबल्स, ये एसोसिएशन की चर्चा करता है। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर द गिवन वेरिएबल की यहाँ बात हो जाएगी। तो ए में 3 और बी में 2 यहाँ पर ये आ रहे हैं, 2 जगह 2 विकल्प कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर कोरिलेशन एनालिसिस, तो कोरिलेशन एनालिसिस जो होती है ज्वाइंट चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल की चर्चा करती है। ठीक है। तो सी में 4 हो जाएगा, तो ये आपका तीसरा विकल्प आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। रिग्रेशन एनालिसिस जो यूज होती है वो इंक्रीज इन आउटकम वेरिएबल पर यूनिट इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है, डिजीज और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दिया गया है। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है बी और दूसरे और चौथे विकल्प में। तो यहाँ पर देखेंगे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो मॉस्किटो से होता है, मतलब वो जो मच्छर होते हैं ज्यादातर गोरखपुर वाले एरिया में जो तराई बेल्ट है यूपी का, वहां पर ज्यादातर इसके केसेस देखने को मिलते हैं।
लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है वो इन्फेक्टेड मच्छरों से ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इन्फेक्टेड मॉस्किटोज कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो मिजल्स होती है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी गया था कि ड्रॉपलेट्स, खसरा जो होता है, जब आदमी कोई खांस रहा हो सामने बैठ कर अगर उसको खसरा है तो आपको होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। कॉलरा, कॉलरा में क्या है कि कॉलरा जो होता है वो अनसेफ जो वाटर होता है और फूड होता है उसके माध्यम से फैलता है। ठीक है। और मलेरिया क्या होता है? इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्टेड मॉस्किटो के भी माध्यम से फैलता है। तो यहाँ पर चूंकि विकल्प इन्फेक्टेड मॉस्किटो का एक ही था, इसलिए इन्फेक्टेड ब्लड में इसका टिक लगाया जाएगा। ठीक है। तो बाकी आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर देख लेंगे तो चौथा आंसर हो जाएगा मलेरिया इन्फेक्टेड ब्लड, मीजल्स ड्रॉपलेट्स, कॉलरा अनसेफ वाटर एंड फूड, और जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के माध्यम से। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें भी दो लिस्ट है, दो लिस्ट में आपको मैच कराना है। और मैचिंग क्या है कि जो पहले है इसमें थियरीज का नाम दिया गया है, दूसरे में उस स्टैटिस्टिशियन का नाम दिया गया है, तो इन दोनों को मैच कराना है। तो फर्टिलिटी एंड डेंसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, इसी को डेंसिटी थियरी भी कहा जाता है, और ये सैडलर की थियरी है। ठीक है, सैडलर की। फिर इसके बाद सोशल कैपिलैरिटी थियरी जो है ये ड्यूमोंट की थियरी है, तो इसको ड्यूमोंट याद रखिएगा। फिर थियरी ऑफ डिफ्यूजन और कल्चरल लैग, जो थियरी ऑफ डिफ्यूजन या कल्चरल लैग होता है ब्रेसर की थियरी है। और वेल्थ फ्लो थियरी काल्डवेल की है। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि थियरी ऑफ वेल्थ जो है या वेल्थ फ्लो थियरी जो है, इसको याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है काल्डवेल। वेल फॉर, यहाँ पर वेल है और यहाँ पर वेल है, मतलब एक तरीके से आप लोग ट्रिक बैठा सकते हैं कि काल्डवेल ने वेल्थ थियरी दी थी, वेल्थ फ्लो थियरी दी थी। ठीक है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। और अगला देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें भी दो विकल्प दिए गए हैं, दो लिस्ट दी गई हैं, दोनों को मैच कराना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये एक सैंपल, पॉपुलेशन के सैंपल पर बेस्ड होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, डन ऑन ए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कोहर्ट स्टडी जो होती है वो इंसिडेंस ऑफ डिजीज का मेजरमेंट करती है। कोहर्ट स्टडी मतलब एक मतलब किसी इंडिविजुअल की चर्चा करते हैं, किसी मतलब एक यूनिट की। तो उसमें हम यहाँ पर चर्चा करते हैं जब इंडिविजुअल की बात होती है, मेजरिंग इंसिडेंस ऑफ डिजीज या मेजरिंग किसी भी चीज का इंसिडेंस का मेजरमेंट होता है। फिर उसके बाद क्वासी एक्सपेरिमेंट, ये क्लस्टर ऑफ हैबिटेशन आर डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर ग्रुप। क्वासी जब हम उसको सैम्पलिंग की बात करते हैं तो क्वासी सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि हम क्लस्टर को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं जो सिमिलर हो आपस में। और ट्रू एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें हम रैंडमाइजेशन का, कंप्लीट रैंडमाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंट के लिए हो जाएगा कि कंप्लीट रैंडमाइजेशन इज यूज्ड टू क्रिएट केस एंड कंट्रोल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, पहला ही सही हो जाएगा, पहला है विकल्प। ठीक, बाकी ये एक्सप्लेनेशन। अगला क्या है कि मैचिंग लिस्ट है, दो लिस्ट है, आपको मैच कराना है। ध्यान में रखिएगा कि जब मैचिंग लिस्ट को हल कराना मतलब मिक्स करना होता है, एक दूसरे से मिलाना होता है, तो उसमें उस केस में ज़्यादातर केस में आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो 2014 का मतलब ये पेपर था, इसमें जो मैचिंग वाली लिस्ट थी, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन थे वो एक सीरियल से दिए गए थे। तो
ऐसे केस में जब एग्जाम में आपको बोरियत महसूस होने लगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ी देर ब्रेक करके अगले क्वेश्चन पे स्किप कर जाइए। अगले क्वेश्चन पे जब बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा, और फिर से उसके बाद फिर जब लास्ट में सारे क्वेश्चन हल हो जाए तब इन पर आइए। मतलब कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मतलब जो मैचिंग प्रॉब्लम है, मैचिंग की जहां पर लिस्ट 2 मैच कराना होता है, वहां पर आपको जैसे ही लगे कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, थकान लग रही है, मतलब एक तरीके से मतलब ऊब जा रहे हैं इन क्वेश्चन को हल करते करते, तो आप इन क्वेश्चंस को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए आप ब्रेक करके, मतलब जितना भी आपके पास जैसा टाइम हो उसको आगे बढ़ जाइए, बाकी जो छोटे क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, चूंकि क्या है कि हम एग्जाम में तो चल नहीं रहे, इसलिए हमारा सॉल्व करवाना कंटिन्यूअस मजबूरी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन से जो बीमारी होती है फ्लोरोसिस होती है। ये ध्यान में रखिएगा कि अभी जो केसेस आए थे, बिहार के केसेस थे और कुछ पंजाब के केसेस थे, कि फ्लोरोसिस जो बीमारी होती है उसमें दांत जो होता है, लोगों का इनेमल हट जाता है, वो दांत पूरी तरह से क्षरित हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो और वो किस कारण से होता है? वाटर पॉल्यूशन में, वाटर में जब फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए, और जब वाटर में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इस केस में फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। और अब इसके बाद दूसरा एयर पोल्यूशन से क्या होता है? एयर पोल्यूशन से देखेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है, लंग कैंसर। सिगरेट आपको पी रहे हैं, खींच रहे हैं दिन में 10, 15, 20, तो बाहर भले एनवायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो, लेकिन पॉल्यूशन खींच रहे हैं आप अपने अंदर, तो वो लंग्स कैंसर का कारण होता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड कीजिए। फिर उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन से क्या होता है कि सॉइल पॉल्यूशन से हेलमेंथिक नामक एक डिजीज होती है, हेलमेंथिक डिजीज ये होती है। और सीवेज जो पॉपुलेशन होता है उसमें हेपेटाइटिस ए और ई होता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो गंदे पानी से ही होता है। कभी कभी इसी बीमारी को, या ज्यादातर केस में कह सकते हैं, इसी को पीलिया कहा जाता है। पीलिया जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है और ब्लड की कमी हो जाती है, इस तरीके से मतलब बॉडी में जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो होती हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा ए में 4, बी में 3 और सी में 2, ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जो सेंसस है, व्हाट इज द डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो मेल और फीमेल लिटरेसी में डिफरेंस कितना है, इसकी बात यहां पर की गई है। तो यहां पर देखेंगे तो जो भारत में मेल लिटरेसी है, ये देखेंगे तो 82% के आसपास है, 82.14% है। और फीमेल अगर लिटरेसी की आप बात करेंगे तो फीमेल लिटरेसी 65.46% के है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 16.68% आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर उसके डेटा दिए गए हैं। टोटल लिटरेसी भी दी गई है भारत की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो यूपी की थी, 20 करोड़ के आसपास, 19 करोड़ 99 लाख समथिंग इस तरीके से थी कुछ, मतलब 20 करोड़ के आसपास। उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है महाराष्ट्र का। बोलते नहीं जय महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का यहाँ पर नंबर आता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? सी, महाराष्ट्र आंसर होगा इसका। और यहाँ पर एग्जैक्ट, अच्छा सॉरी, उसके बाद वेस्ट बंगाल ने, उसके बाद बिहार का नंबर आता है, फिर वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। तो मतलब पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, और फिर अगला बिहार, और फिर वेस्ट बंगाल।
ये टाइप 4 या टाइप 5 जो स्टेट्स हैं, उसके बाद एमपी का नंबर आता है। तो हमारा यूपी जो है वो टॉप पे चल रहा है इस मामले में, और वर्ल्ड लेवल पे हमारा भारत टॉप पे चल रहा है। अब इसमें देखेंगे हाउ मेनी ईयर्स, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स द पॉपुलेशन टू डबल विथ ए ग्रोथ रेट ऑफ 1.0%। तो यहाँ पे डबलिंग जो टाइम होता है, इसका एक फार्मूला होता है, डबलिंग टाइम, ये होता है 70 अपॉन ग्रोथ रेट आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 70 अपॉन आर का मान क्या है, 1 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, बाकी एक्सप्लेन किया गया है चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को शायद ज्यादातर केसेस में कुछ जगहों पे पढ़ाया भी नहीं जाता, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में चीजें नहीं है, इसलिए यहाँ पढ़ाया भी नहीं जाता। और जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनके में भी बहुत सारी जगहों पे ये सिलेबस है नहीं, तो इसलिए इन चीज़ों की वहाँ पर पढ़ाई नहीं कराई जाती। तो जब पढ़ाया नहीं जाता सिलेबस में, तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखे नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको प्रैक्टिस सेट या फिर लास्ट जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये पूछ क्या रहा है कि फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द वेस्टर्न ब्लड टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन एमंग एडल्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या है कि ट्रू इन्फेक्शन स्टेटस है, ये लोग इन्फेक्टेड है और ये नॉन इन्फेक्टेड है। फिर उसके बाद इनका टेस्ट ध्यान में रखिएगा कि जब टेस्ट होता है, जैसे अभी त्रिपुरा का केस आया हुआ है कि त्रिपुरा में 800 से ज़्यादा लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनका एक कारण है ड्रग्स। जैसे कुछ लोग होता है ड्रग के माध्यम से लेते हैं, ड्रग मतलब खाने वाला ही ड्रग नहीं होता, कभी कभी इंजेक्शन के माध्यम से भी लेते हैं कुछ ड्रग। तो किसी को उसमें रहा होगा, जो भी केस सामने आया है, पूरी तरह इसकी जब जांच होगी तो रिपोर्ट फाइनल होगी, तो उसमें पता चलेगा कि कैसे हुआ है। और जितने भी बच्चे उसमें 800 से ज्यादा लोग जो शामिल हुए हैं, मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं, वो सभी बड़े घरों के हैं, मतलब जिनके घर में इस तरीके से दबा के अंधाधुंध पैसा बच्चों को दिया जाता है, तो ड्रग्स लेने लगे। और एक ही इंजेक्शन से, जो भी मतलब न्यूज आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 1 या 2 इंजेक्शन के माध्यम से सबको इंजेक्ट कर दिया गया वो ड्रग्स, इसलिए जो है वहां पर सब HIV पॉजिटिव हो गए हैं। और किसी एक आध को रहा होगा उसमें, और वही निडिल बार बार यूज हुई, तो इसलिए जब भी कभी मेडिकल स्टोर पे या फिर किसी हॉस्पिटल में जाएं दवा लेने के लिए, तो वहां पर कोशिश ये करें कि जो इंजेक्शन जो लगाने वाला आदमी है, वो आप अपने सामने इसको इंजेक्शन को मतलब चेंज करवाइए, या बाल दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो उसके यहाँ ब्लेड अपने सामने इसके चेंज करवाइए, क्योंकि किसी भी एक आदमी का कट मार्क आपके लिए इस घातक बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक गलती जीवन बर्बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है कि सेंसिटिविटी का जो फार्मूला होता है वो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों की संख्या जो इन्फेक्टेड हैं और पॉजिटिव है, तो ये ट्रू पॉजिटिव कहलाते हैं। ट्रू पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, मतलब उनको उनके बॉडी में HIV का वायरस है और उनका टेस्ट करने पर भी उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, तो उनको ट्रू पॉजिटिव कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ट्रू पॉजिटिव। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो इन्फेक्टेड तो हैं, लेकिन उनका जब टेस्ट हुआ, मतलब उनके जब टेस्ट की जांच की गई, तो उस केस में उनका जो सैंपल जो डॉक्टर जिसने चेक किया या फिर जो भी उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें वो निगेटिव पाया गया, तो उसको फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है।
ठीक है, फॉल्स नेगेटिव। तो इन्हीं दोनों का हमारे पास रेशियो लेना हो, क्या करना है, ट्रू पॉजिटिव इन्फेक्टेड प्लस पॉजिटिव, ये संख्या थी। फॉल्स नेगेटिव में क्या है, इन्फेक्टेड प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो ये 245 है, दोनों को एक फार्मूले में रखे और 95% यहाँ पर आंसर, ये जो यहाँ पर 95 है विकल्प ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। ध्यान में रखिएगा सेंसिटिविटी की ये बात पूछा हुआ है, तो सेंसिटिविटी में क्या है, इन्फेक्टेड लोगों को लिया जाता है, और इनसेंसिटिविटी की बात करता तो उस केस में हम दूसरा फार्मूला यूज करते, वो भी फार्मूला आगे किसी क्वेश्चन में बताया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डेटा सोर्सेस ऑफ इंडिया एज पर अदर इंट्रोडक्शन, सॉरी, arrange the following data source of India as per their introduction from the oldest to newest। मतलब यहाँ पर जो भी हमारे पास संस्थाएं लिखी गई हैं, इनको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट के फॉर्म में आपको देना है। तो इसमें कोई भी देख के आप लोग ये कह सकते हो कि सबसे पहले भारत में जनगणना हुई, भारत में जनगणना हुई। अच्छा हाँ, इसका एक थोड़ा सा एक ट्रिकी मतलब ही थोड़ा सा ये भी रहेगा कि भारत में जो जनगणना है वो 1871 में शुरू हुई। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं उसमें भारत आजाद नहीं था, भारत कहाँ हुआ, तो जो भी ब्रिटिश भारत था हम उसको भारत ही मानते हैं, और उसमें सेंसस सबसे पहले हुई। ठीक है, तो बी विकल्प पहले आएगा क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट यही है, तो आपको विकल्प यहाँ पर मिल गया कि बी के बाद सी आएगा। फिर यहाँ पर लगभग 1949 में इसकी, सॉरी 49 में इसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद एनएफएचएस को देखेंगे, सॉरी एसआरएस को देखेंगे, तो एसआरएस जो है ये 64-65 के आसपास आया, ये 92-93 के आसपास आया, और ये 2018 में, मतलब 2017 में ये लॉन्च हुआ था और 2018 में ये सामने आया। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सेंसस बाद में हुई और सबसे पहले एनएसएस का की स्थापना हुई, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली सेंसस 1951 में हुई थी, तो उससे पहले यहाँ पर विकल्प में अगर देखा जाए तो एनएसएस की स्थापना हुई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो था एनएसएस, उसकी स्थापना हुई। तो यहाँ पर सी के बाद बी कर सकते हैं, तो सी के बाद उसने विवाद के लिए कोई विकल्प छोड़ा नहीं है, एक ही विकल्प है, तो जिसको आप लोग आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ सेंसस 1871 में शुरू हुई, 1950 के आसपास 1949 का एक्ट था, 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनएसएस का, और ये एसआरएस 1964-65 में आया, और फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 92-93 से शुरू हुआ। अब तक 5 फैमिली हेल्थ सर्वे हो चुके हैं, एनएफएचएस 1, एनएफएचएस 2, एनएफएचएस 3, एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5। ठीक है, तो 5 तक इसमें हो चुके हैं, 6वां हो रहा है, अभी कंटिन्यू है, अभी जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो मे बी जब दिसंबर 2024 का आपको यूजीसी नेट का पेपर देंगे तो हो सकता है वहां पर एनएफएचएस 5 की, सॉरी 6 की रिपोर्ट आ गई हो, या नहीं आई होगी तो फिर एनएफएचएस 5 से ही क्वेश्चन पूछेगा आपका। और ये ध्यान में रखिएगा जैसे एनएफएचएस 6 की रिपोर्ट आती है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और इसका मतलब जो एनएफएचएस 6 की जो रिपोर्ट होगी उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग जैसे ही रिपोर्ट आएगी L1 क्लासेस के ऐप जो है, L1 क्लासेस का जो मतलब मेन चैनल है उस पर आपको डिस्कशन किया जाएगा, उस पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप L1 क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके उसको आप रेडी रखिए, ताकि जैसे ही आपको मतलब एनएफएचएस 6 का डेटा आए या फिर जो भी मतलब रिपोर्ट्स आई, लेटेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी, उनको हम वहां पर आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर एक विकल्प मतलब जो हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है उसका क्या सीक्वेंस होता है,
तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन होता है PhD, तो रिसर्च करोगे PhD, ये ट्रिक बता रहे हैं, CAG। PhD का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम, H मतलब हाइपोथेसिस, D का मतलब क्या है कि डेटा कलेक्शन, सॉरी एक सेकंड, डेटा कलेक्शन नहीं, इसकी मतलब क्या है, डिजाइनिंग, एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है उसको हम कहेंगे यहाँ पर हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको हम ये लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन हम यहाँ करते हैं। फिर यहाँ पर सी में क्या है, कलेक्शन करते हैं डेटा का, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर उसके बाद ए क्या है, एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद जी क्या है, जनरलाइजेशन, ठीक, जनरलाइजेशन करते हैं हम लोग। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सी विकल्प आएगा, स्टेट द प्रॉब्लम, ठीक है। सी जैसे ही पहले आएगा ये दोनों विकल्प कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सी के बाद बी तो दिया गया है, बी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है मतलब उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद ए आएगा या डी, इसी को हमें ध्यान देना है, फिर उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ए क्या है, मेथोडोलॉजी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मेथोडोलॉजी डिस्क्रिप्शन जो पार्ट होता है वो रिसर्च डिजाइन का ही होता है। तो इसमें कौन से मेथड हम यूज करेंगे, कौन से मॉडल यूज करेंगे, तो उनकी चर्चा हम यहाँ पर मेथोडोलॉजी डिस्क्रिप्शन में करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं। फिर मतलब डेटा एनालिसिस मतलब डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, प्रोसेसिंग में मतलब क्या है, कलेक्शन और एनालिसिस, ये दोनों टर्म आते हैं। और फिर जनरलाइजेशन, डिस्कशन उसका, या उसको पब्लिकेशन जिसको कहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग बाय देयर एज ऑफ डेथ, एज एट डेथ फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास अर्ली नियोनेटल डेथ होती है, अर्ली नियोनेटल जो डेथ होती है लेस देन 7 डेज की बात करता है, ठीक है। जो अर्ली नियोनेटल डेथ होती है वो जन्म से 7 दिन के अंदर अगर डेथ हो जाती है बच्चे की, तो उसको हम कहते हैं ये अर्ली नियोनेटल है। फिर लेट नियोनेटल क्या है कि 7 दिन से लेकर 28 दिन के बीच में अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो उसको हम कहते हैं लेट नियोनेटल डेथ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो इन्फेंट डेथ है। तो इन्फेंट में क्या होता है कि यहाँ पर 1 साल मतलब जो बच्चे की उम्र है वो अगर 1 साल से कम है, लेस देन 1 ईयर, तो इसको हम कहेंगे ये इन्फेंट डेथ है। और चाइल्ड डेथ में क्या है कि लेस देन 5 ईयर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अर्ली नियोनेटल और लेट नियोनेटल जो डेथ होती है वो इन्फेंट डेथ में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। मतलब हमारे कहने का ये कि जो सबसे कम जो जिसमें डेथ कंसीडर की जाएगी, क्योंकि बच्चा जो होता है वो 7 दिन का है तो उसमें बच्चों की संख्या कम होती है, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर लेट नियोनेटल डेथ डी आएगा, फिर उसके बाद इन्फेंट डेथ, फिर सी। क्यों, क्योंकि इन्फेंट और चाइल्ड डेथ में इसके जस्ट पीछे के सारे डेटा इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट डेंसिटी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे अधिक जो
डेंसिटी है वो हमारे बिहार की है, 1106 यहाँ पर डेंसिटी है, ध्यान में रखिएगा। लिटरेसी सबसे कम है, ओ सॉरी सबसे कम नहीं कह सकते, मतलब काफी कम है लिटरेसी। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मतलब जो डेंसिटी है वो 1106 है। फिर उसके बाद हमारे पास वेस्ट बंगाल की डेंसिटी 1026 है। तो इतने में ही सी आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा विकल्प है ए, अच्छा सी के बाद ए नहीं दिया गया है, अच्छा सी के बाद यहाँ पर बी दिया गया है। अच्छा एक सेकंड, इसका एक्सप्लेनेशन, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन गलत था, सॉरी क्वेश्चन में मतलब विकल्प कोई नहीं सही था। तो बिहार की डेंसिटी 1106 है, वेस्ट बंगाल की 1000 मतलब 28 है, केरल की 860 है और राजस्थान की 200 है। तो ये इसका विकल्प होगा। और यहाँ पर ऐसा सी ए बी डी के रूप में कोई विकल्प नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरेंज द कॉलम ऑफ ए सिंगल डिक्रीमेंट लाइफ टेबल फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे लास्ट में क्या आता है, इसी को हमें अरेंज करना है। तो आप जब भी यहाँ पर पढ़े होंगे, जब भी लाइफ टेबल की चर्चा किए होंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए सबसे पहले जो विकल्प हमारा शुरू हो रहा है सी या डी से, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो NMX जो मोर्टेलिटी रेट है बिटवीन एज x टू x प्लस n, इसको हम रखते हैं। फिर उसके बाद सी के बाद डी को रखते हैं, और सी के बाद यहाँ पर देखिए सी NMX के बाद डी आया, मतलब पहले दोनों प्रोबेबिलिटीज आई एक तरीके से कह सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ई की चर्चा होती है LX की, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट एज X, मतलब जो X एज तक सरवाइव करते हैं उनकी संख्या। फिर उसके बाद ए का नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में ये आता है जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज X भी कहते हैं। तो ये सबसे लास्ट में बी आएगा, और सबसे लास्ट में बी आएगा, तो इसके लिए आंसर हमारा 4 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर वोमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फ्रॉम NFHS 5 डेटा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि NFHS जो 6 हो रहा है उसका एक बार शेड्यूल आप लोग NFHS 6 मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हो रहा है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके तत्वाधान में होता है। तो उसकी साइट पे जाके आप लोग इसका एक शेड्यूल आता है, शेड्यूल डाउनलोड कर लीजिएगा। और शेड्यूल होता है उसमें मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को एक नज़र देख लीजिएगा। उन क्वेश्चंस मतलब उस शेड्यूल पर बेस्ड ही कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे NFHS 5 का जिसने भी शेड्यूल देखा होगा वो ये क्वेश्चन आसानी से हल कर लेगा। तो अब इसमें देखिए क्या है कि वोमेन्स के रिप्रोडक्टिव एज के लिए हम इसमें कौन कौन सी चीजें कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमें कंसीडर क्या करना है। कंसीडर कर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ब्लड प्रेशर को यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक है, थायराइड को भी कंसीडर करते हैं, और ब्लड शुगर को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर मतलब जो लोग मधुमेह या फिर जिसको डायबिटीज कहते हैं उसके बातें होती हैं, तो उनकी चर्चा यहाँ पर NFHS फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में हम लोग नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ACD देखेंगे तो यहाँ पे है, और ACD यहाँ पे है। तो B और E में आपको देखना, अच्छा B, हाँ B तो है शामिल है, C को हटाना है, एक सेकंड सॉरी,
सी को हटाना है तो सी को हटा दीजिए और ये आंसर आ जाएगा यार, ABDE। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन SDG टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिटीज। तो SDG 11 जो भी है हमारे पास, उसमें किसको किसको वहाँ पर शामिल किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा शहर है वो सेफ हो, इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव मतलब समावेशी हो, और रेजिलिएंट हो। एक्सेसिबल और अफोर्डेबल की बात नहीं करते वहाँ पर, ठीक है, SDG में। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और चौथा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अब अगला इसमें क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टडीड ऑन एनवायरमेंटल एपिडेमोलॉजी। तो एनवायरमेंटल एपिडेमोलॉजी की जब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या करना है। तो एनवायरमेंटल एपिडेमोलॉजी में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें हम इफेक्ट ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन काजेस के जो फैक्टर होते हैं उन्हें कंसीडर करते हैं, बाकी को हम कंसीडर नहीं करते। केमिकल को कंसीडर नहीं करते यहाँ पर, एक सेकंड सॉरी, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक, तो इसमें चारों कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पर चारों विकल्प यहाँ पर सही माने जाएंगे और ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इन्वायरमेंटल एपिडेमोलॉजी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक दैट इज ह्यूमन काज फैक्टर ऑन हेल्थ, देयरफॉर ऑल द गिवन फैक्टर्स आर रिलेवेंट एंड इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल एपिडेमोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से देखेंगे तो यहाँ पर मतलब एक क्वेश्चन लिस्ट वाला है, और लिस्ट वाला है तो इसमें आपको मैचिंग कराना है कि किस तरीके से दोनों विकल्प एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंडिंग द लीस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ हेल्थ बेनिफिट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहला जब लीस्ट की बात कर दिया तो इसका मतलब हम मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, कास्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। तो ए में 4 कहाँ पे है, ए में 4 दो ही जगहों पे है, तो पहला और दूसरा विकल्प कट जाएगा। अब दूसरे में 3 दोनों में है तो दूसरे को नहीं देखते हैं, तीसरे को देखते हैं। तीसरे में कौन सा होगा, कास्ट पर यूनिट गेन इन मल्टी डायरेक्शनल क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब मल्टी डायरेक्शनल चीजों की बात होती है तो वहां पर उनकी यूटिलिटी की बात करते हैं हम लोग। जब हम मल्टी डायरेक्शनल चीजों की बात करते हैं तो वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, और उस ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम यूटिलिटी की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी यूटिलिटी होगी उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा, सी में 2 आएगा तो ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आंसर है और एक्सप्लेनेशन भी है, यहाँ पर देख लीजिए फिर से। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे लिस्ट है, तो TL0 और ये फिर से लाइफ टेबल से रिलेटेड है। TL0 क्या होता है, रेडिक्स होता है ऑफ द टेबल। D क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ बिटवीन एज x टू x+n। और फिर उसके बाद देखेंगे कि NLX जो होता है पर्सन्स ईयर लिव्ड बिटवीन एज x टू x+n। और NMX क्या होता है, डेथ रेट होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तीसरा आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है कि ये ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें जिसको जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ी हुई है अच्छे से, और अगर आपको जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो जब ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी जिसको कहते हैं जियोग्राफी में, जब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जब हम मतलब L1 क्लासेस का जो ऐप है जिसपे टोटल क्लासेस आपको धीरे धीरे अपलोड की जा रही हैं, तो जो मतलब फाउंडेशन कोर्स है जो UGC नेट पॉपुलेशन स्टडीज का, वो L1 क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। तो वहां पर जाकर जब इसको पढ़ेंगे तो वहां पर बाकायदे ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले उल्टी दिशा में मिलाइए कि मैच्योर टाउन क्या होता है। टाउन की डिफिनीशन, टाउन की कैटेगरी के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो टाउन जो होता है, जो मैच्योर्ड टाउन होते हैं, उसमें सारी चीजें वेल प्लान्ड होती हैं कि कहाँ पे घर होगा, कहाँ पे कमर्शियल एरिया होगा, कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होगा। तो यहाँ पर ये पहला विकल्प जो मतलब डी वो तीसरे से मैच करेगा, सेपरेट कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड हाउसिंग एरिया। ठीक है, जो मैच्योर टाउन होते हैं उनकी ये मतलब एक तरीके से कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो इन्फेंट टाउन है, इन्फेंट टाउन का मतलब क्या होता है, उसमें जो नए नए अभी पैदा हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घर बने रहते हैं, कोई उनका सीक्वेंस नहीं होता। किसी ने सड़क से 2 फीट ऊपर उठाया है अपना मकान, किसी ने 4 फीट, किसी ने 6 फीट उठाया हुआ है, मतलब उसमें कोई लेवल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। सड़क में कोई 2 फीट आगे बढ़ा हुआ है, कोई 2 फीट पीछे है। तो इस तरीके की जहाँ व्यवस्थाएं मिले उसको कहा जाएगा कि ये इन्फेंट टाउन है। शिशु नगर है जिसको कहा जाएगा, जहाँ पर कोई संयोजन नहीं होता। तो ए में 4 हो जाएगा और डी में 3 हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आपका विकल्प यहाँ पर मिल जाएगा। और देखेंगे तो बी में 1 है, जुवेनाइल टाउन में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन एंड जोनेशन बिगिंस शॉप आर सेपरेट। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह शुरू हो जाता है कि कैसे क्या प्लान तरीके से शहर में कहाँ पे क्या बनाना है। एडोलसेंट में क्या है, स्कैटर्ड होते हैं। मतलब ये कहने का कि इन्फेंट के बाद एडोलसेंट, फिर जुवेनाइल, फिर मेच्योर, ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। और बाकी अगला क्वेश्चन है, लिस्ट दोनों को मैच कराना है। इवर्ट-ली थियरी अभी आप लोग पढ़े थे। इवर्ट-ली थियरी क्या है बताइए। तो इवर्ट-ली थियरी जो हमने अभी पढ़ा हुआ था, उसमें थियरी ऑफ माइग्रेशन था। तो थियरी ऑफ माइग्रेशन इवर्ट-ली हो जाएंगे। तो बी में 1 जहां जहां ऑप्शन होगा वो छोड़ के बाकी कट जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आगे आप लोग अगर देखेंगे तो बाकी थियरीज ग्रेविटेशन जो थियरी है वो केजिप की है, प्लेन की है। और फिर इसके बाद हाँ, ए में 4। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया है, पहला आंसर हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि ग्रेविटेशन थियरी केजिप की है, थियरी ऑफ माइग्रेशन इवर्ट-ली की है, रिलेटिव वेजेस की थियरी जो है वो माइकल टोडेरो की है, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी सैमुअल स्टफर की है। और फिर इस पे अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये विवादित क्वेश्चन था, मतलब इसका आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, तो जब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो जब हमारे पास अल्फा होता है, अल्फा मतलब क्या कि टाइप 1 एरर, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये होता है हमारा अल्फा। बीटा क्या होता है, बीटा होता है प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच1 इज ट्रू। तो ये हमारा अल्फा और बीटा होता है। दोनों डेफिनेशन अगर अच्छे से आपको पता है तो आप यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। और इसका शायद विकल्प, इसका आंसर गलत था। हाँ ठीक है, इसका आंसर गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स, मतलब कि हम यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच1 इज ट्रू, या इसी को लिख सकते हैं एच0 इज एच नॉट इज फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बीटा। टाइप 2 एरर, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, दूसरे को भी छोड़ दीजिए। फिर रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो गया, ऊपर वाला बीटा हो गया। अब उसके बाद 1 माइनस बीटा यहाँ पर देखेंगे, तो 1 माइनस बीटा जो होता है ये लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच1 इज ट्रू। ठीक, एच1 इज ट्रू का मतलब एच नॉट इज फॉल्स। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो अब आपके पास विकल्प बच रहे हैं, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इट इज फॉल्स, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, तो ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों कहे सेम चीज रहा है।
लेकिन जो हम 1 माइनस बीटा को लिखेंगे वो रिजेक्ट वाला लिखेंगे, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स, दिस इज 1 माइनस बीटा, दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट। और एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, ये हो जाएगा नो एरर ये ऑप्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टाइप 1 एरर हो जाएगी और ये पावर ऑफ द टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से मिला के आप आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पर आंसर आपका गलत था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा हम ये गलत लिख दिए हैं, ये यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन फिर से इसमें मैचिंग कराना है। तो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन एट मिड ईयर। तो ये जब बर्थ की बात करते हैं तो बर्थ रेट आएगा, तो यहाँ पर ये बर्थ की बात कर रहे हैं तो बर्थ रेट हो गया। नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर अपॉन पॉपुलेशन एट मिड ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, डेथ की बात कर रहे हैं तो ये क्रूड डेथ रेट होगा, ध्यान में रखिएगा। और ए में 3 और बी में 1, इसके बेसिस पे आपका आंसर मिल गया है चौथा। और सी में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर अपॉन मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन एज्ड 1549, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्टिलिटी रेट होता है। जब भी फीमेल पॉपुलेशन की बात करता है तो ये फर्टिलिटी रेट हो जाएगा। और नंबर ऑफ डेथ इन ईयर ड्यू टू ए पर्टिकुलर काज अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, तो ये काज ड्यू टू स्पेसिफिक डेथ की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पर ये आंसर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द थियरी ऑफ इंटरजेनरेशनल वेल्थ फ्लो, तो ये जेसी कार्डवेल, इनको भी बताया था कि यहाँ पर वेल है कार्डवेल और यहाँ पर वेल है मतलब वेल्थ। तो इस तरीके से आप रखिएगा कि वेल्थ फ्लो जो थियरी है वो चाहे इंटरजेनरेशनल हो या चाहे जो भी हो, वेल्थ का जब फ्लो होता है मतलब पिता से बच्चों को जब मतलब वेल्थ मिलती है तो वो किस तरीके से मिलती है, क्या होता है, और उस पे इन्होंने अपनी एक थियरी दी हुई है। तो जेसी कार्डवेल इनका नाम था जो इन्होंने ये थियरी दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब सेंसस जो होता है, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक आफ्टर सेंसस ऑपरेशन, सेंसस कौन कराता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कराता है और इसी के तहत एक डिपार्टमेंट होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, RGI जिसको कहते हैं। SSC CGL में जब आप लोग JSO की पोस्ट पे जाएंगे तो उसमें RGI का भी ऑप्शन आता है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में भी आपको पोस्टिंग मिलती है इसके माध्यम से। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011, तो ये हरियाणा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स जो हैं जिनकी सेक्स रेशियो सबसे कम है उनको यहाँ पर बताया गया है। तो हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट फ्रेमवर्क यूज्ड इन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, तो यहाँ पर कुछ भी होता है पहले इनपुट करेंगे फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे फिर आउटपुट आएगा फिर उसका इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। जैसे भारत में क्या है, संसद भवन में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले कोई बिल लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको पास किया जाता है, आउटपुट होता है, फिर उसको मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को भेजा जाता है उसका इफेक्ट देखने के लिए, फिर इसको राष्ट्रपति साइन के बाद उसका जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तब उस केस में हम यहाँ पर देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जैसे अभी भारत में दंड संहिता जो थी उसको चेंज किया गया कि दंड का जो विधान था उसको चेंज किया गया। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एज ग्रुप इज प्रपोज टू बी कवर्ड इन द वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2024, ये थोड़ा सा चमक रहा है इसलिए थोड़ा सा अगेंस्ट लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये 9 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको सर्वाइकल कैंसर की बहुत सारी समस्याएं होती आ रही हैं,
और ध्यान में रखिएगा सर्वाइकल कैंसर एक तरीके से रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, और वहाँ पर भी मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा इस तरीके से जो गर्दन टेढ़ी-मेढ़ी करते रहते हैं, इधर-उधर करते रहते हैं, उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये केसेस भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम भारत के में काफ़ी लोगों को बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन। फिर अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स आर नॉट कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इनिशिएटिव। तो अब यहाँ पर जो भी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है नीति आयोग के द्वारा जो भी लॉन्च किया जाता है, तो यहाँ पर एक जनरल जो अवधारणा होती है उन सबको हटा दिया जाता है। सोशल डेवलपमेंट वगैरह एसडीजी गोल्स होते हैं, वो नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। बाकी 3 जो यहाँ पे विकल्प हैं ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो भी है इसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which of the following is not included in the computation of physical quality of life index PQLI। तो इसमें जब भी देखेंगे तो इसमें एक चीज इन्वॉल्व नहीं होती है, वो होती है पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये चीजें आपको L1 क्लासेस पे हम आपको याद दिला दे रहे हैं। L1 क्लासेस का जो चैनल है, सॉरी चैनल का ऐप जो है, जो सॉफ्टवेयर है, उस पर जो क्लासेस होती हैं यूजीसी नेट की, उस पर ये सारी चीजें डिटेल्ड तरीके से पढ़ाई जा रही हैं धीरे धीरे। तो आप लोग वहां पे आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी और ये सारी चीजें इसमें PQLI में शामिल होती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड नहीं है डेटा कलेक्शन का, वो है चेकलिस्ट। ठीक है, ये सेकेंडरी डेटा के लिए होता है, मतलब उसमें कौन कौन सा डेटा हमने सेलेक्ट किया, कलेक्ट किया, उनकी एक चेकलिस्ट होती है। तो वो प्राइमरी काज नहीं होता, और ये क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी मतलब डेटा कलेक्शन की क्वालिटी को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, केस स्टडी और इन डेप्थ इंटरव्यू और FDG जो होता है, ये सभी डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इनकी क्वालिटी को सुधारते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया द ओंगे सेंटिनल्स और फिर उसके बाद सोम्पेन ट्राइब्स फाउंड। तो ये सैम्पेन और ये ओंगी जो भी जनजातियां हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। सेंटिनल अभी चर्चा में भी थी, क्योंकि वहां पे अमेरिका के एक पत्रकार गया था कुछ ईसाई धर्म के प्रचार को लेके, तो और उसको पकड़ के मार दिए थे लोग। सेंटिनल जो आइलैंड है भारत का, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका एक पार्ट है भारत का, और वहां पर जो जनजातियां हैं वो कहा जाता है पिछले 2000 सालों से, लगभग 2000 सालों से अधिक समय से वहां पर रह रही हैं। इसलिए वहां पर मतलब किसी को जाना अलाउ नहीं है, और वो किसी भी चीज को, मतलब किसी भी बाहरी आदमी को अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने नहीं देते। जो भी जाने की कोशिश जबरदस्ती करता है उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो चर्चा में थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टेबल है, उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी स्टेट्स हैव हायर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टोटल देन रूरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ रूरल है, यहाँ अर्बन पॉपुलेशन दी गई है, और इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइडेशन है। ठीक है, और ये भारत की पॉपुलेशन है, बाकी इसके बाद स्टेट्स की है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिनका परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज ज्यादा है रूरल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो अब इसको जब हम यहाँ पे काउंटिंग करने की स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन और
रूरल पॉपुलेशन से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इन दोनों को टोटल की बात कर रहा है, टोटल को मिलाएंगे, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, 69.5, 69, 67 और 71। ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 11 की 11 स्टेट्स यहाँ पर आएंगे इसमें। ठीक है, ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट्स हैव हायर परसेंटेज ऑफ टोटल मेल प्लस फीमेल मिला के कंपेयर टू इंडियाज टोटल मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इंडिया की टोटल ये है और उसके बाद स्टेट्स की टोटल ये है। तो इसमें कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो इस परसेंटेज से इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3, 3, 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेट्स हैव कंसिस्टेंटली हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल अर्बन एंड रूरल। तो इसमें देखिएगा कि सभी ऐसे मतलब वो कौन से स्टेट हैं जिसमें तीनों जो पॉपुलेशन है टोटल अर्बन और रूरल की ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। मतलब इस वाले डेटा से ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनका टोटल अर्बन और रूरल पॉपुलेशन अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश का अधिक है और ये टोटल की बात कर रहे हैं। ऐसे आप लोग वहां लाइन बना लीजिएगा तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 71 यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे भी ज्यादा है ये और यहाँ पे भी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ये कम है तो इसको काट देंगे, फिर आगे मिलाएंगे नहीं। यहाँ पे ये ज्यादा है और यहाँ पर देखेंगे तो ये ज्यादा है और यहाँ पर देखेंगे तो ये कम हो जा रहा है, इसलिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये ज्यादा है और यहाँ पर देखेंगे तो ये ज्यादा है और यहाँ पर ये कम हो जा रहा है, तो ये भी कट जाएगा। फिर उसके बाद ये 68 पॉइंट ये ज्यादा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ज्यादा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ज्यादा है। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ। केरल में यहाँ पर यही कम है, यहीं पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम हो जा रही है, ये भी कट जाएगा। ये कम है, ये कम है और यहाँ पर अच्छा ये 69.9। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, मिला लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स हैं जिनमें यहाँ पर मतलब हाँ अच्छा विकल्प यहाँ पे 2, नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये 67.1 है, 69 है, ये ज्यादा है, यहाँ 65 और 69 है, यहाँ 70 और ये है, ये 3 स्टेट्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आंसर इसका गलत हो गया है। अब इसके बाद अगला देख लीजिए, अगले में क्या है कि विच स्टेट हैज हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर द टोटल अर्बन एंड रूरल कैटेगरीज। तो अब यहाँ पे हायर परसेंटेज की बात कर रहा है, तो हायर परसेंटेज किसमें, टोटल अर्बन और रूरल। तो यहाँ पर टोटल में देख टोटल अर्बन एंड रूरल, टोटल अर्बन ये है सॉरी रूरल है, ये अर्बन है। ठीक है, इसमें किसका परसेंटेज हायर है, मतलब दोनों का। तो सबसे पहले हायर परसेंटेज वाले को देखते हैं, तो हायर परसेंटेज में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 70.8 है। ठीक है, ये सबसे अधिक है। यहाँ पे 73 है, 73 क्या सबसे अधिक है यहाँ पे, हाँ 73 सबसे अधिक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो आंसर है ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस पे 9616642115 ये नंबर है 11 क्लासेस का। जो भी आपको क्वेरीज हैं इस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्या कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव्स लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर टोटल अर्बन एंड रूरल कैटेगरी। तो इसमें सबसे कम, देखिए सबसे कम स्टेट्स की बात कर रहा है इंडिया की, नहीं। तो यहाँ पर 60, हाँ 60 सबसे ज्यादा, सबसे कम है। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल 60 की, सॉरी अच्छा है यहाँ 60 की बात किया तो 60 यहाँ सबसे कम है, और यहाँ पर देखेंगे तो 63 सबसे कम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बिहार, ठीक है। अब ये एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें ये बताना है आप लोगों को कि मतलब जो एक विकल्प मतलब यहाँ पे दिया गया है, इसके माध्यम से आपको क्वेश्चन ये हल करना है। मतलब क्वेश्चन पैराग्राफ दिया गया है और ये क्वेश्चन दिया गया है। So according to the paragraph, what percentage of population of some Middle Eastern countries are foreign born। तो यहाँ पर फॉरेन बॉर्न की बात किया है, तो यहाँ पर देखेंगे नियरली 1/5 ऑफ सल्वाडोर lived abroad, while more than 3/5 of the population in Kuwait, Qatar, United UAE इन फॉरेन बॉर्न। तो 2/3 मोर देन, ध्यान में रखें 2/3 मोर देन, तो 100 यहाँ पे ग्रेटर देन। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर ये समथिंग सब विकल्प दिख नहीं रहा है। तो हाँ ये सॉरी 2/3 ने 3/5 की बात किया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 3/5 रहेगा, 3/5, 5 दूना 10, 20 3 60 आएगा। लेकिन 60 से बड़ा जो विकल्प होगा उस पर आंसर लगाया जाएगा, तो 70 है, ठीक है। तो ये आंसर दूसरा है, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट पॉसिबल रीजन फॉर श्रिंकिंग लेबर फोर्स इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो लेबर फोर्स है उसके श्रिंकिंग मतलब उसके कम होने का कारण है। तो इसमें जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे यूक्रेन की चर्चा जहाँ पे किया हुआ है, ये लेबर फोर्स एस्टिमेशन की बात किया है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली लो फर्टिलिटी मतलब बिलो रिप्लेसमेंट लेवल की चर्चा यहाँ कर रहा है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अल सल्वाडोर लिव अब्रॉड। तो अल सल्वाडोर का यहाँ पे क्या है कि 1/5 लिव अब्रॉड है, मतलब बाहर रह रहा है। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%, 1/5 गुणे 100, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इंटरनेशनल माइग्रेशन आर वर्कर। तो टोटल इंटरनेशनल जो वर्कर हैं उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 0.45%, हाँ यहाँ पर जो विकल्प है, हाँ यहाँ पर लिखा गया है कि मेनी स्मॉल कंट्रीज, थोड़ा सा इसमें क्या है कि अच्छे से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा लाइट के कारण। तो हम यहाँ से पढ़ते रहे लैपटॉप से। हाँ यहाँ पर ये कह रहा है कि देयर आर मोर देन 200 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड, नियरली 90 मिलियंस ऑफ देम वर वर्कर्स। तो मतलब 200 में 90 मिलियन ये वर्कर है, और इन्हीं का हमें परसेंटेज निकालना है। तो 90/200 × 100, तो ये हल करेंगे, ये 45 आएगा। 45 के आसपास जो भी विकल्प होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट इन लेबर फोर्स इन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना, इंडिया में यहाँ पर देखिए क्या है 70 मिलियन इन इंडिया, सॉरी 7 मिलियन, और 8 मिलियन इन चाइना, तो 8 7 15 मिलियन यहाँ पर नए लोग लेबर फोर्स में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जल्दी मिलते नहीं हैं किताबों में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि टेबल को देखिए और इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द टेबल गिवन बिलो डिस्क्राइब एसोसिएशन बिटवीन लो बर्थ वेट एंड सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फाइंड ऑड रेशियो। ऑड रेशियो क्या होता है, यहाँ पर इसको सबसे पहले हम यहाँ 2x2 ये टेबल है तो ए बी सी और डी मानते हैं, सी और डी है। तो ऑड रेशियो इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये होता है और इसको फिर सारे मान यहाँ पर रखिए, ऑड रेशियो ए डी अपॉन बी सी, और ये सारे मान रखे गए तो ये 5.4 आया। तो मतलब पहला आंसर इसमें सही है। ठीक है, अब इसके बाद इन विच फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज मोस्टली रिसर्च आर कैरीड आउट ड्यूरिंग द 80th एंड 19th सेंचुरी। तो ये जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य सबसे ज्यादा जो बातें चर्चाएं हुई हैं वो मॉर्टेलिटी पे हुई है। क्यों? क्योंकि उसी समय दो बड़े विश्व युद्ध लड़े गए, बहुत सारी बीमारियां फैली, महामारियां फैली, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, और कई जगहों पे तो खाने की कमी और इस तरीके से अकाल पड़ा कि बहुत सारे लोग, जैसे भारत में ही बंगाल में एक अकाल पड़ा था 1911 के आसपास, और जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। उस समय जो अकाल भी पड़ा था, और उसके बाद जो उस समय का अनाज था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंग्रेजी सैनिकों के लिए भेज दिया था, जो बाहर विदेशों में लड़ाई कर रहे थे दूसरे देशों में। तो अनाज की कमी के कारण बंगाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो आज भी ब्लैक डे टाइप का वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये मॉर्टेलिटी हो गया इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेंसस इज कंडक्टेड एट ए इंटरवल ऑफ 5 ईयर। तो ये जापान है। ठीक है, जापान में हर 5 साल में जनगणना कराई जाती है, और इनकी जनसंख्या कंटिन्यू घट रही है, इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा टेंशन में रहती है। विच, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स is designated at the great divide in the population growth in India। तो ये 1921 है। 1921 में भारत की पॉपुलेशन कम हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू बढ़ती है जा रही है। उसका कारण ज्यादातर लोग युद्ध में व्यस्त थे या आजादी की लड़ाई में, गांधी जी के आंदोलन में शामिल थे। तो एक तरीके से मजाकिया लहजे में भी ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग बिजी थे, इसलिए भारत की जनसंख्या बढ़ नहीं पाई। और आजादी के बाद तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ही बढ़ी है, धूम मचा दिए थे लोग। ठीक है, 1971 तक, जब तक इंदिरा गांधी ने कुछ उस पर बैन नहीं लगाया, उस समय के प्रधानमंत्री, जब बैन लगाए, थोड़ा सा जागरूकता बढ़ाई, कुछ फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन हुआ देश में, तब उसके साथ थोड़ी सी पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्रीज हुई। ठीक है, अभी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, अभी ग्रोथ कम नहीं हुई है। ग्रोथ रेट कम हो रही है प्रत्येक दशक में, लेकिन ओवरऑल भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक डेटा है जिसमें हमें मीडियन कैलकुलेट करना था। तो इसको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं, इवन वैल्यूज हैं, तो nth और मतलब एक तरीके से कहा जाए n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का जो जोड़ है उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीडियन आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऑड होता तो जो n/2 प्लस 1th टर्म जो होता वो हमारा मीडियन कहलाता। ठीक है,
तो इसमें 30 वैल्यूज थी, 15 और 16 वैल्यूज को जोड़कर डिवाइड कर दिया गया, तो 10.5 हमारा मीडियन आ गया। अब इसमें क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि वाटर बार्न डिजीज कौन सी है। तो जो वाटर बार्न जो डिजीज है यहाँ पर, इसको अगर देखेंगे तो ये मीजल्स है, सॉरी एक सेकंड, सॉरी विच इज नॉट वाटर बार्न, ठीक है। तो ये मीजल्स है, मीजल्स क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलता है, और ये थायराइड और पोलियो और ये हेपेटाइटिस ए, ये जो बीमारियां हैं ये गंदे पानी और गंदे दूषित भोजन के माध्यम से ही फैलती हैं, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर अदर डिजीज टाइफाइड, पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक द वर्ड्स इफेक्ट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज was attempted under which of the following। तो ये पेरिस डिक्लेरेशन था, इसमें मतलब इसकी चर्चा हुई थी, जिसमें लगभग $100 बिलियन का एक स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक तरीके से कहा जाए फंड रेज किया गया, जो गरीब देशों को प्रोवाइड करने के लिए दिया गया, कि जहां पर मतलब हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वहां पर पेड़ लगाएं, और बाकी तो आदमी पेड़ काट ही दे रहा है, वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23। तो ये 30 से 35% है। इसमें कारण ये है कि इसमें जो घरेलू जो महिलाएं हैं जो घरेलू काम करती हैं, वो PLFS में शामिल नहीं होता है, पीरियडिक लेबर फोर्स में वो शामिल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये परसेंटेज कम दिखता है, नहीं तो परसेंटेज जो है लगभग 50% का है, क्योंकि आदमी बाहर का काम करता है, महिलाएं घर का काम करती हैं, तो बराबर दोनों की भागीदारी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो एग्जैक्ट इसका आंसर जो आया था वो 23.3% था, और फिर उसके बाद ये 2017-18 में बढ़ के लगभग 37% के आसपास हो गया था। तो यहाँ पर जो एक तरीके से देखा जाए तो जो एवरेज इनका आया हुआ 30 से 35% के आसपास, मतलब ये महिलाएं इसमें शामिल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करना है एट टाइम टी। तो पॉपुलेशन एट टाइम टी हमें कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है ये, कि P0 प्लस नंबर ऑफ बर्थ नंबर ऑफ डेथ माइनस नेट माइग्रेशन। तो ये P0 ये सब दिया गया है, सारी वैल्यूज रखेंगे, छोटा सा जोड़ है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ UN एज सेक्स एक्यूरेसी इंडेक्स, ठीक है। तो ये पर्पज क्या है इसका, इसका पर्पज है कि टू अंडरस्टैंड द एरर इन एज रिपोर्टिंग बाय द सेक्स, ठीक है। तो इसमें ये जो एज एक्यूरेसी इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशन द्वारा निकाला जाता है, ये इसीलिए निकाला जाता है कि हमें जो एरर एक उसमें आती है, जो इसके रिपोर्टिंग में एज, जैसे ज़्यादातर देखोगे तो महिलाओं में क्या होता है कि महिलाएं कितनी भी एज की हो जाएं, जैसे कहा नहीं जाता कि आदमी की सैलरी और महिलाओं की एज नहीं पूछनी चाहिए। तो जब भी आप मतलब ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, किसी महिला से पूछ लीजिए आप मैडम आपकी एज कितनी है, तो उसमें एक अच्छा खासा मतलब परसेंटेज है महिलाओं का जो गलत बताता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी गलत बताती हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं अपनी एज छुपाती हैं। तो वहां पर क्या है कि एज में जो एरर आती है, एज रिपोर्टिंग में जो एरर आती है बाई सेक्स, सेक्स का मतलब मेल या फीमेल जो भी हो, कुछ आदमी भी होते हैं जो सॉरी उसमें मतलब जो अपनी एज को छुपाते हैं। तो उस केस में यहाँ पर इसीलिए ये इंडेक्स बनाया गया था कि इनकी एरर को पता करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूरा PURA इज इनवे, क्या लिखा है, सॉरी, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा कल्पित प्रस्तुत, ये थोड़ा सा इसमें ब्लर आ रहा है, हाँ तो इसमें, हाँ
इन्वेसाइंड, हाँ कुछ लिखा है, जो भी है, तो इसमें हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, हिंदी में दिख रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत या कल्पित PURA पूरा निम्नलिखित में से क्या विशेषता है इसकी? तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, इसकी चर्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, हमारे भारत के भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे, बेचारे अब नहीं रहे, तो उन्होंने, उनका यह सपना था कि भारत में जो रूरल एरिया है उसमें हम शहरों की सुविधाएं प्रोवाइड करें जिससे माइग्रेशन कम हो, शहर से गांव से जो शहरों में माइग्रेशन है वो कम हो, और शहरों पर जो दबाव पड़ रहा है जनसंख्या का वो भी कम हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर इसके बाद यहाँ पर है कि अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्या है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ टोटल पॉपुलेशन when total number of household is 54851 and average is this। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर इसका ये आंसर आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, Which among the following formula is used for calculating sex ratio? तो सेक्स रेशियो में क्या होता है, मेल और फीमेल अपॉन मेल इंटू 1000। ध्यान दीजिएगा, ये भारत के केस में सही है। कुछ यूरोपीय कंट्री हैं जो मेल अपॉन फीमेल के कॉन्सेप्ट चलती हैं, पर 1000 फीमेल्स पर कितने मेल हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर फीमेल्स की संख्या ज्यादा है और मेल्स की संख्या कम है। कारण ये है कि जैसे अभी रसिया में देखेंगे, सीरिया वगैरह में देखेंगे, तो ज्यादातर लोग वहां पर युद्ध में गए और मारे गए, तो वहां पर एक क्या हो गया है कि मतलब पॉपुलेशन में एक मतलब जेंडर जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो गया है। तो भारत के केस में यहाँ पर हम पर 1000 मेल पर हम फीमेल्स की संख्या देखते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर 3 होगा। ठीक है, Which among the following term is used to explain the spread of cities over surrounding area? तो अर्बन स्प्रॉल इसको बोला जाता है कि जो बड़े शहरों के आसपास जो उनकी नगर सीमा होती है उसके आसपास जो घर बन जाते हैं, बाद में इनको भी शहर में शामिल कर लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो अर्बन स्प्रॉल कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है अर्बन स्प्रॉल की कि अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया जो होता है वो स्प्रॉल कहलाता है। ठीक है, अब फादर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज जॉन ग्रांट हैं, ये इनको तो नहीं भूलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके फादर हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड। तो ये बुखारेस्ट या बुचारेस्ट जो भी पढ़िए यही हुई थी और ये 1974 में हुई थी रोमानिया बुचारेस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यूएस हैड इट्स फर्स्ट सेंसस। तो 1790 में यहाँ पर भारत यूएसए में पहली इनकी काउंटिंग हुई थी सेंसस की, और यहाँ पर ये लिखा गया है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज मैंडेटेड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन टू बी कंडक्टेड every 10 years to apportion representation and direct taxes among the state based on population। ठीक है, तो वहां पे ये टैक्सेस की भी बात करते हैं कि जितना जहां पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से ज्यादा टैक्सेस भी आने चाहिए। जैसे भारत में देखा जाए तो जिन राज्यों की जनसंख्या कम है वहां पे रिस्पेक्टिव रूप में टैक्स कलेक्शन कम होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इन विच ईयर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश। तो ये 1950 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1949 का ये एक्ट के माध्यम से था। ठीक है, हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है ये, मतलब इसकी स्थापना की गई थी एनएसएस की। ठीक है, अब उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग फर्टिलिटी इंडिकेटर्स फ्रॉम क्रूड और मोर रिफाइंड वन। तो अब इसमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हम इसको मतलब अरेंज करेंगे, मतलब सबसे पहले खराब, फिर उसके बाद रिफाइंड रिफाइंड रिफाइंड, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर
पहले तो हमारा CBR आएगा, क्रूड बर्थ रेट, फिर उसके बाद जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ABCDE है, फिर TFR है, फिर GRR है, फिर NRR है। NRR तो सबसे लास्ट में ही आएगा, तो E सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है और यहाँ पर सारी डिफिनीशंस दी गई हैं, आप लोग बाकी डिफिनीशंस यहाँ पर देख सकते हैं कि CBR, GFR, TFR और GRR, NRR, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए हम जल्दी से पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये L1 क्लासेस का जब UGC नेट का उसमें क्लासेस देखेंगे तो उन सभी क्लासेस में मतलब इन चीज़ों की डिटेल्ड चर्चा की गई है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से हम लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये फाउंडेशन कोर्स तो है नहीं, इसमें केवल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ही सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एज पर देयर इंट्रोडक्शन। तो अब इन पे इंट्रोडक्शन पे जब इनकी चर्चा कब कौन आया था तो इस पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो विकल्प है, इसका आंसर देखेंगे तो जो ये जो मर्केंटलिस्ट जो स्कूल है ये 16 to 18 सेंचुरी के आसपास था। माल्थुसियन प्रोपोजिशन जो था 1798 में था। बायोलॉजिकल थियरी 90th सेंचुरी की बात हुए और ऑप्टिमम थियरी 20th सेंचुरी की, और फिर उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल मिड 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है, दूसरा विकल्प उसका सही होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ MMR। तो इसको जस्ट आगे हम चले जाएंगे। तो MMR क्या है कि ये हर साल इसमें डिफाइन किया जाता है। तो मॉर्टेलिटी रेट जो होता है ये SRS बुलेटिन के माध्यम से आता है। ये 2018 और 20 की बात है। इसके बाद मतलब अभी शायद MMR नया सैंपल SRS जो बुलेटिन आने वाला है उसमें ये नया डेटा आ जाएगा। तब तक मतलब अगर अगले एग्जाम तक आता है नया डेटा तो उसको पढ़िए, नहीं तो फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो असम में 205 है, उत्तर प्रदेश में 167 है, और MP में 173, बिहार में 130 और उड़ीसा में 136, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि ये जो सीक्वेंस है इसका ACDBE, उड़ीसा ऊपर रहेगा और बिहार नीचे रहेगा। बिहार में सबसे कम MMR है, ध्यान में रखिएगा। MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो बिहार में, जो 5 विकल्प दिए गए हैं उनमें बिहार में सबसे कम। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। तो सेंसस जो भारत में होती है उसका एक मतलब तरीका क्या है, किस तरीके से उसको यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड की लिस्टिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर D ऑप्शन आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे D ऑप्शन पहले आएगा तो आपका आंसर मिल गया। फिर A आएगा पॉपुलेशन इनुमरेशन, फिर उसके बाद C आएगा पोस्ट इनुमरेशन सर्वे, फिर उसके बाद E आएगा डेटा टेबुलेशन, फिर D डेटा डिसेमिनेशन, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है और इसका आंसर DACEB, DACEB। अच्छा यहाँ पे तीसरा है, ये चौथा लिख गया, ये 3 रहेगा। ठीक ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर IMR वो MMR था, मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी था। यहाँ पर IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी की बात हो रही है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार में है, नहीं सॉरी सबसे ज्यादा यहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है ये मध्य प्रदेश में है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 43, और ये शायद इसका आंसर CDEBA CDB। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा, ये असेंडिंग आर्डर पूछा हुआ है, असेंडिंग आर्डर पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो
एक सेकेंड, हाँ असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो विकल्प दिया गया है ये विकल्प CDEBA ये क्या है कि ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर पूछा लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सी जो है मध्य प्रदेश, उसमें सबसे अधिक है IMR, ठीक है। तो सबसे अधिक से सबसे लोवेस्ट की ओर यहाँ पर जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार लगा हुआ है, जिसको आंसर ध्यान में रखिएगा, ये हाई टू लो है, ठीक है, जबकि उसने लो टू हाई पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अरेंज करना है हमें, इन जो कमेटीज हैं इन कमेटीज को हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो भोरे कमेटी है, भोरे कमेटी 1943 में आई थी, और फिर उसके बाद मुदलियार आयोग जो था 1959 में, तो सभी जनसंख्या से रिलेटेड ही थे आयोग ज़्यादातर, तो इसीलिए इनकी चर्चा की गई है। और ये चड्ढा जो कमीशन है इसमें ये 1963 में आया था, और फिर उसके बाद मुखर्जी कमीशन 66 में आया था। तो इस तरीके से इसका विकल्प खट्टर कमीशन जो आया था 73 में आया था। तो AEBCD ये इसका आंसर हो जाएगा, जो दूसरा विकल्प है, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ अकरेंस, अकरेंस के ईयर में इन्हें लिखना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास एक ऑप्शन है वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस रोम, ये 1954 में हुआ था, बस ये 1954 में हुआ था, ये 74 में हुआ था, और उसके बाद ये हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो CBAD यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। पहले C है, फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड देखेंगे तो ये 1965 में हुआ था, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस 54 में हुआ था, ये 65 में हुआ था, ये 74 में बुचारेस्ट जो हुआ था, और फिर उसके बाद कायरो 94 में, ठीक है। तो ये आपका जो है मतलब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अरेंज द स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम बाइनरी टिल एंड। तो डिजास्टर मैनेजमेंट किस सीक्वेंस में किया जाता है उसको आपको बताना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो भी मतलब डिजास्टर आने से पहले प्रिवेंशन वगैरह के कुछ कारण बताए जाते हैं, प्रिवेंशन बताया जाता है कैसे आपको डिजास्टर आ जाएगी तो प्रिवेंशन कैसे करना है। तो फिर उसके बाद प्रिवेंशन, फिर उसके बाद क्या है कि प्रिपेयर्डनेस होती है कि आपको तैयार कैसे रहना है, मतलब कोई आपदा अगर आने वाली हो या संभावित भविष्य में, जैसे कह दिया जाता है भूकंप आएगा, तो भूकंप रोधी मकान हम अभी से बनाते हैं। अभी जो हम अपने घर बनाएंगे भूकंप रोधी तकनीक का यूज करके बनाएंगे, ऐसा नहीं भूकंप आने के बाद हम बनाएंगे। तो इसलिए प्रिपेयर्डनेस जो होती है वो हमारी पहले होती है, ठीक है, और प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस पहले होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि गलती से या फिर कभी ये आ ही गया, तो उस केस में क्या करते हैं हम, जब अगर आ गया तो वहां पर रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे ही आपदा आ जाती है तो रिस्पॉन्स करते हैं, फिर मिटिगेशन करते हैं, फिर उसके बाद जो घायल हुए हैं, जो लोग उसमें प्रभावित हुए हैं, उनकी हम रिकवरी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास दिया गया है, और ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, इसको अरेंज करना है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो फिर से इसमें वही बातें हैं कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कब कौन सी आए थे। तो इसका आंसर देख लीजिए डायरेक्ट कि EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ये 1978 में आया था। ICD इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है 1975 में आया था, क्योंकि जनसंख्या उस समय बढ़ रही थी और लोगों में वेस्टिंग स्टंटिंग या बच्चों में इस तरीके की चीज़ों को पोषण ज़्यादा था, इसलिए 1975 में यह प्रोग्राम चलाया गया था। CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम 92 में आया था।
RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ स्कीम 97 में आई थी, और कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच CNAA ये 1990 में आया था। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ACBDE। ठीक है, दूसरा आंसर। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द PMJ स्कीम। तो इसके बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो PMJ स्कीम ये बहुत अभी चर्चा में रहा था भारत में। तो PMJ स्कीम में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हाउस होल्ड को इंक्लूड करते हैं, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए हम PMJ स्कीम लाए थे। तो इसमें ये जो दूसरा विकल्प है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज फुली बॉर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये विकल्प गलत है, क्योंकि ये स्टेट और सेंट्रल दोनों की भागीदारी से ये स्कीम आई थी। ठीक है, अरे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी जिसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जा रहा था, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, और इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि अन्य चीजें जो हैं वो क्या हैं। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंज नेम ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम चेंज करके गवर्नमेंट ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिर उसके बाद ये यहाँ पर लिखा गया है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 70 साल है तो उसके माध्यम से हम CDR को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CDR बराबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, और ये नियर अबाउट 14 आएगा। तो विकल्प में हमारा इसके नियर जस्ट अपर वाला जो है यहाँ पे विकल्प सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 14 के आसपास आया, तो ऐसा नहीं कि 12 आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इसको 14 समथिंग आया था, तो 14.3 आएगा। अगर इसको पर 1000 देखेंगे तो 14.3 है, तो 14.3 से ऊपर वाला जस्ट जो है वो 16 इसका आंसर होगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल फर्टिलिटी बिगिंस फॉल एंड पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन। मतलब कौन सा ऐसा मॉडल था जिसमें मतलब फर्टिलिटी हमारी गिरना शुरू हुई और पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्री ट्रांजिशनल में क्या था कि हाई बर्थ और हाई डेथ रेट था। ठीक है, ट्रांजिशनल स्टेट में क्या है, डेथ रेट बिगिंस टू फॉल ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन व्हाइल बर्थ रेट रिमेन्स हाई। यहाँ पर बर्थ रेट हाई था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डेथ और बर्थ रेट दोनों कहाँ पे गिरी। तो इंसिपिएंट जो डिक्लाइन है, बर्थ रेट स्टार्ट टू फॉल विच slows down the population growth, which slows down the population growth। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर थोड़ा सा गलत है। ये आंसर होगा यहाँ पे ये वाला 2, इंसिपिएंट डिक्लाइन। इंसिपिएंट ये ध्यान में रखिएगा, ये दूसरा आंसर है। हाँ, ये कुछ लोग इस पर तर्क कर सकते हैं ट्रांजिशनल स्टेज भी होती है, भारत जैसे भी ट्रांजिशनल स्टेज में ही है भारत की जनसंख्या। तो वहां पर क्या है कि अभी हम लोग के डेथ रेट तो कम हुई है, बर्थ रेट भी कम हुई है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो स्लो डाउन नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा अच्छा आंसर बी होगा। बाकी आयोग अगर इसको डी भी मान लेता है, चौथा विकल्प मान लेता है, तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ थियरीज में ट्रांजिशनल स्टेज में भी इस तरीके की बातें लिखी गई हैं। वो जो थियरीज में हम चर्चा करेंगे तो डिटेल चर्चा करेंगे तो वहां बताएंगे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो सिक्किम ये है, सिक्किम हमारा ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। और फिर उसके बाद व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये मिजोरम है, केरल के बाद मिजोरम का ही नंबर आता है। लगभग 90% के आसपास यहाँ पे लिटरेसी है प्रेजेंट में।
और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया इन 2019 एज पर WHO एस्टिमेट्स। तो ये लगभग 69 ईयर्स है, ठीक है, तो ये 69 ईयर्स है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टडी द रिलेशन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो ये यहाँ पर जो थियरी की चर्चा की जाएगी, मतलब इस तरीके से, मतलब जहाँ पर रिलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज हो और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हो, तो वहाँ पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी की चर्चा की जाती है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग सबसे आइडियल जो एवरेज होता है, मेजर ऑफ जो डिस्पर्सन होता, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो सबसे आइडियल होता है, उसको एवरेज को माना जाता है। उसमें अगर सपोज करिए कि 95 लोग हैं जो 1-1 रुपया कमा रहे हैं, और 99 लोग, यार मान लो 99, हाँ, या एक सेकंड रखें, 90 लोग मान लीजिए 1-1 रुपए कमा रहे हैं, और 91, 10 नहीं, ठीक है, ठीक है, तो ये 90 हुआ, और बाकी जो 10 लोग बचे हुए हैं, या एक एग्जांपल, कुछ ऐसा एग्जांपल दिया जाए कि सपोज करिए कि 99 आदमी हैं जो 1-1 रुपए कमा रहे हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, और एक आदमी है जो 1000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो इनका जोड़, कुल अमाउंट जोड़ 99 हुआ, और 1000 ये 99 हो गया टोटल, मतलब वेल्थ, और अपॉन 100। तो इसको जब यहाँ पे विकल्प हल करेंगे 10.99 आएगा। ये हमारा एवरेज हुआ। ये क्या बता रहा कि भारत की जो पॉपुलेशन है, जो ये 100 लोग हैं, ये 100 लोग 10.99 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में सही है? 99 लोग तो 1-1 रुपए ही कमा रहे हैं ना। तो इसलिए एक अच्छा मेजर जो मतलब स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट करती है, हालांकि ज्यादातर लोग सजेस्ट नहीं करते, हमारे पर्सनल अवधारणा इसको कह सकते हैं, इसमें मोड को या मीडियन को बेस्ट एवरेज मानना चाहिए। इस केस में जब हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर हमारे पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के बारे में बातें हों, या फिर जो हमारे देश की जनसंख्या है उसके वेलफेयर की बात हो, तो अगर यहाँ मीडियन या फिर इस टाइप से मोड की चर्चा कर दी जाए, तो ज्यादातर लोग 1 रुपए कमा रहे हैं, इसलिए उस देश की पॉपुलेशन को या उस देश की पॉपुलेशन को माना जाए कि सभी लगभग 1 रुपए कमा रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी। अब एक गांव में सोचिए सब रिक्शे वाले हैं, बेचारे गरीब 200-400 रोज कमा रहे हैं। उसी गांव में अडानी अंबानी जैसे एक आदमी कोई घर बना ले, तो कहेंगे उस गांव की पॉपुलेशन का एवरेज जो इनकम है बहुत अच्छी है, जबकि देखेंगे तो ज्यादातर 99% लोग रिक्शे वाले ही तो है ना। तो ऐसा एक मेजर भारत में डेवलप किया जाना चाहिए जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को बताए, ना कि एक आदमी पूरे डेटा को प्रभावित कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, which among the following postulate that fertility increase in response to the progress of society। तो यहाँ पर जो एक थियरी है, मतलब हॉवर्ड स्पेंसर डिस्कस द रिलेशन बिटवीन सोशल प्रोग्रेस एंड population dynamics, but the specific idea of population increase with societal progress is often associated with the theory of demographic transition। ठीक है, तो यहाँ पर ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इनकी ये थियरी थी कि जब फर्टिलिटी इंक्रीज होती है इन रिस्पॉन्स टू प्रोग्रेस इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी में प्रोग्रेस होती है। अब इनका अपना मानना है, तो हमें तो नहीं लगता ये, लेकिन ऐसा जो भारत में या विश्व में एक और आदमी है जिसको एलन मस्क कहा जाता है, वही मानता है। तो 10-11 बच्चे इसके भी हो गए हैं। उसका अपना ये मानना है कि पॉपुलेशन बढ़ती रहनी चाहिए, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये थियरीज पे विवाद हैं, आप लोग क्या मानते हैं क्या नहीं, ये रिसर्च के टॉपिक हैं।
और हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जो थियरीज हैं इन थियरीज को ही पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग बाकी जो आगे की क्लासेस हैं वो एक निश्चित इंटरवल पे आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा सा ऑफिस के कारण समय कम होता है। जो सैटरडे संडे होता है उन्हीं में हम क्लासेस ले पाते हैं, और उसमें भी जहाँ पे छुट्टी मिलती है, जहाँ ऑफिस का कोई काम नहीं होता जिस दिन, तो उस कारण से थोड़ी सी क्लासेस आपकी स्लो डाउन रहेंगी अभी के लिए। बाद में बाकी जब आपका एग्जाम आने लगेगा तो कुछ दिन की हम छुट्टी लेके आपका सिलेबस कवर करा दिया। ठीक है, तो बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम का लिंक, ज़्यादा जानकारी के लिए L1 क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर रजिस्टर करके डिफरेंट जो कोर्सेस हमारे हैं चल रहे हैं, जो आने वाले हैं, उनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, और एक बात का अनाउंसमेंट हम यहाँ पे कर देना चाहते हैं कि जो भी गरीब बच्चे हैं जो L1 क्लासेस में निर्धारित फीस के मानदंड को पूरा नहीं करते या फिर फीस उसमें नहीं दे पाते हैं, तो वो डायरेक्टली ये जो L1 क्लासेस का नंबर है, इसके माध्यम से हमसे संपर्क करिए और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप मतलब इस तरीके का कुछ ऐसी बातें मतलब होनी चाहिए कि आप उतनी फीस देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक संस्था को रन अप करने के लिए जो मैनेजमेंट के लोग हैं, हम तो ऐसे ही यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो संस्था को मैनेज करने वाले लोग हैं उनकी भी उसमें कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो ज़्यादातर सिलेक्टेड हैं, बाकी बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं। तो सिलेक्टेड लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन जो बेरोजगार हैं जिनका खर्चा इसी से चलता है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा जो है मतलब जो भी आप असक्षम हैं लोग, उनके लिए मैं श्योर गारंटीड कह रहा हूँ कि जितने भी लोग होंगे उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास हम लोग में भी अगले संडे को या फिर उसके बाद जब भी हमें टाइम मिलेगा, और वो क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।